पोलन एग्रो मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड। संशोधन, गुणवत्ता, सेवा के साथ हमारा लक्ष्य समृद्ध भारत। टोटल 27 लोग अभी प्रेजेंटेड है, जैसे आते रहेंगे जहाँ से वो कनेक्ट करते हैं जिस समय से, वहाँ से वो चीज़ें बेसिक लेवल पे सुने। आज इस गूगल मीट के जरिए जो भी किसान भाइयों से इंटरेक्शन करने का जो मौका मिल रहा है, हमारी इच्छा थी कि हम सामने आए, किसानों के खेत में जाए, खेत में जाके कुछ चीज़ों को सामने सामने देखें और वहाँ पे बातें हो, चर्चा हो और मंथन भी हो कि यहाँ की स्थिति के साथ हमें आगे खेती कैसे बढ़ानी है। जैसे पूरे ग्लोबल चीज़ें अपने अपने जगह पे आ रही है, भारत पूरी दुनिया में छा रहा है तो भारत में भी पूरी दुनिया छा रही है। तो ये ग्लोबल टच जो पूरी आज की जो जनरेशन है, इसकी वजह से जो डिजिटलाइज युग के तहत जो गतिमान हुआ है, इसी को मद्देनजर रखते हुए पूरी दुनिया की डिमांड बदल रही है, दुनिया कुछ अलग चाह रही है। इस चाहती दुनिया को जो भी चीज़ें हमें प्रदान करनी है, देनी है, उन सारी चीज़ों को हमें अगर सीखना है या सिखाना है तो एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है और वो प्लेटफॉर्म हम बनाने का प्रयास उत्तर भारत में भी कर रहे हैं। और उसमें अमित सिंह जी ने काफ़ी योगदान पिछले 1 साल से मैं उनको देख रहा हूँ। लेकिन अमित जी को मैंने पिछले 1 साल से देखा, फिर काफ़ी समय से उनको देखने के बाद उनके साथ काम करने का जो कॉन्फिडेंस मिला, उसके बाद ही हमने थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास किया। और पिछले 2-4 महीनों में वो किसानों के साथ जो उन्होंने अपनी लगन जताई है कि चलो किसानों के लिए कुछ करना है, उनको हमने टेस्ट भी करा कि चलो आप एक काम करिए, आपके लिए हम ये कमीशन रखते हैं, वो कमीशन रखते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो आप ये करो। वो सारी चीज़ों को उन्होंने बताया कि नहीं, मैं खेती में इंटरेस्टेड हूँ, एक फार्मर हूँ, बाकी सारी चीज़ें करके आया हूँ और मुझे खेती में आगे बढ़ना है। तो इस खेती के साथ आगे बढ़ने के लिए आपका जो सहयोग चाहिए, वो सहयोग ही हमारे लिए सब कुछ है, वही बड़ी देन है, बाकी कोई आवश्यकता नहीं है। और फिर हमने ताकत से उनके साथ आगे बढ़ने का निश्चय बनाया। और अभी आगे बढ़ने की पहली कड़ी है कि आज की ये मीटिंग, उससे पहले किसानों की एक जो गूगल की ये व्हाट्सएप के ग्रुप्स और उस पर लोगों को सलाह मसला करते रहना। तो सबसे पहले मैं सारे किसान भाइयों का इस जो खेती बाड़ी के जो चर्चा सत्र है या कुछ टेक्निकल देन लेन है, इसमें सहर्ष स्वागत करता हूँ। काफ़ी ज़्यादा फॉर्मेलिटी में जाने में मुझे कभी इंटरेस्ट नहीं रहा है। मैं एग्रीकल्चर से जुड़ा हूँ तो मुझे लगता है कि फॉर्मेलिटी से ज़्यादा कि एग्रीकल्चर से जुड़े हुई चीज़ें, कि जो एग्री और कल्चर, हमारी खेती एक संस्कृति है और इस संस्कृति को सामने रख के हमें जो करना है वो दिखाने से ज़्यादा अपने आप जब काम में जुड़ेंगे तो दिख ही जाएगा। तो इसी को साइंस और टेक्नोलॉजी, इन दोनों चीज़ों के साथ प्रैक्टिकल चीज़ें, जो बेस लेवल का अप्रोच है, जो जमीन का अप्रोच है, किसानों के मेहनत का अप्रोच है, सालों दर साल की मेहनत के मंथन की अप्रोच है, इन सारे अप्रोच को पूरे देश से, पूरे वर्ल्ड से लेके अपने खेतों तक पहुंचाना, ये मेरी जिम्मेदारी है। और मेरे साथ जुड़े हुए हजारों लोग ये चीज़ों पे मेरे साथ जुड़े और कर रहे हैं। तो उत्तर भारत में मैंने जितने भी 2 बार मीटिंगें की, मैंने 2 बार दौरे लगाए, उसमें मुझे जितना भी जो चीज़ें सीखने को मिला, उसके बाद 1.5 साल तक मैं लगातार लॉकडाउन के पीरियड में पूरी एनवायरमेंटल चीज़ों को नॉर्थ इंडिया की देख रहा था। और उससे जो कुछ निकल के आया, किसानों की बार की शंकाएं जो भी निकल के आई, उससे जो बेसिक साइंटिफिक चीज़ें हमें ज्ञात हुई, उसको एक्सपेरिमेंट लेवल पे कुछ किसानों के साथ जुड़ के हमने किया और फिर मज़ेदार चीज़ें हमें सिखाने की इच्छा बनी। और इसी का पहली कड़ी है आज के ये मीटिंग। तो मैं सभी का पोलन परिवार की ओर से आप सभी किसान भाइयों का सहर्ष स्वागत करता हूं। और आज मैं चाहता हूं कि कुछ चीज़ें रुके या आगे बढ़े, रुकने वाली चीज़ों को हम नोट करें, उससे राह ढूंढे और जो आगे बढ़ने वाली चीज़ें उसको आगे बढ़ाए। तो मैं सभी किसान भाइयों को अनुरोध करता हूं कि वो अपनी जो भी समस्याएं हैं वो लाइव अपने व्हाट्सएप ग्रुप से डाल भी सकते हैं। बातें करते करते कोई समस्या नहीं है, दुविधा नहीं है,
मैंने गूगल मीट के साथ साथ व्हाट्सएप भी डिजिटली ज्वाइन करके रखा है। तो इसी में से जो आपकी कुछ शंकाएं आई है, तो आज हम बनाना को लेके बात करने वाले हैं। बनाना पिछले कुछ सालों से उत्तर भारत में मैं जानता हूं कि उत्तर प्रदेश में ही काफी मात्रा में अभी प्लांटेशन हो रहा है और इसके बारे में काफी ऊपर नीचे चर्चाएं होती है, कुछ लोग अपने अपने बातें रखते हैं। तो आज आगे बढ़ते हैं, केला बनाना की बेसिक चीजों को लेके आगे बढ़ते हैं। हाँ अमित जी, पहले हम बनाना को साइंटिफिकली जानते हैं और फिर आपकी जो शंकाएं आई है पूरे काफी समय से उसके ऊपर बात करते हैं और एक एक टॉपिक लेके वहां पे बात करना शुरू करते हैं, ठीक है ना। बनाना में अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें ये ज्ञात होने की आवश्यकता है कि बनाना जो क्रॉप है वो कौन से कैटेगरी से बिलोंग करता है। एज अ फार्मर, ठीक है, मैं साइंटिफिकली काफी डीप में नहीं जाऊंगा, लेकिन बेसिक चीजें जो जरूरत है वो तो जरूरत है ही है। तो इस चीजों को सामने रखते हुए हम जानना चाहते हैं या जानना जरूरी है कि जो बिजनेस, एग्रीकल्चर बिजनेस हम करते हैं उस बिजनेस के बारे में बेसिक चीजें अगर हमें समझ में आए तो हमें उसके ऊपर उपाय योजना करने भी आसानी रहेगी। तो बनाना जो है वो ट्यूबरिक क्रॉप है। बनाना जो है क्या है? ट्यूबरिक क्रॉप है। बेसिकली देखा जाए ट्यूबरिक यानी कंद से बनने वाला क्रॉप, जिसका थर्ड यानी बॉडी यानी बेसिक बॉडी ही ट्यूबर होती है। बेसिक बॉडी यानी उसका स्टेम, उसका बेसिक स्टोरेज, बेसिक यानी सबसे बड़ा स्टोरेज, ये जिसका जो चीज होती है उससे पहली कैटेगरी गिनी जाती है। कि जैसे हम जानते हैं कि फील्ड क्रॉप होते हैं, वेजिटेबल क्रॉप है, फ्रूट क्रॉप है, ऐसी सब कैटेगरी है। तो सबसे पहली कैटेगरी क्या होती है? तो उसमें सबसे पहली कैटेगरी का जो रैंक आती है उसमें ट्यूबरिक क्रॉप, ये हमारी बेसिक एक रैंक आती है और इस बेसिक रैंक में बनाना को गिना जाता है। ट्यूबरिक क्रॉप में जैसे हम खुद बनाना को गिनते हैं तो ट्यूबरिक क्रॉप की बेसिक खासियतें क्या होती है? ट्यूबरिक क्रॉप की बेसिक खासियतें क्या होती है? अगर कोई भी ट्यूबरिक क्रॉप को हम देखते हैं तो उसकी जो बॉडी है बेस बॉडी यानी उसके शरीर का बड़ा अंग जो होता है वो भूपृष्ठ के निचले हिस्से में रहता है। वो भूपृष्ठ के निचले हिस्से में बड़ा होता है। वो सरफेस पे माइक्रो क्लाइमेट कंडीशन यानी सूक्ष्म वातावरण कक्षा में कभी भी ऊपरी हिस्सा में ऑक्सीजन के प्रभाव में नहीं आता है। डायरेक्ट सनलाइट की कक्षा में कभी नहीं आता है। बार बार मैं दोहरा रहा हूं, ट्यूबरिक क्रॉप की एक बेसिक खासियत होती है। वो खासियत क्या है कि उसके बॉडी का बहुअंग यानी बड़ा अंग जो मेन शरीर है, मेन बॉडी का अंग है, वो अंग भूपृष्ठ के यानी जमीन के हिस्से से जहां पे सनलाइट का प्रभाव है, सूर्य प्रकाश का प्रभाव है, उसके निचले हिस्से में बढ़ता है। वो सनलाइट के हिस्से में आना भी नहीं चाहिए और अगर वो आता है तो उसमें उसके बॉडी के अंदर यानी ट्यूबरिक के अंदर डिसऑर्डर्स बनने शुरू हो जाते हैं। मैं दोहरा रहा हूं, डिसऑर्डर बनने शुरू होते हैं। जैसे बनाना की बॉडी अगर गलती से भी ट्यूबर्स सनलाइट की कक्षा में आता है, ऊपरी कक्षा में भूपृष्ठ के ऊपर आता है, तो उसके अंदर डिसऑर्डर्स बनते हैं। क्या डिसऑर्डर्स बनते हैं? तो उसके ऊपर ये जो ट्यूबर है ये ओपन आई चेन ट्यूबर होता है। ओपन आई बर्ड चेन ओपन यानी क्या? उसकी जो पूरी तरह से ट्यूबर जो होता है वो लेयर से बना होता है और ऊपरी 3 लेयर्स में जो जड़ों की यानी रूट्स की आईबर्ड्स होती है। और ये आईबर्ड्स अगर जमीन के निचले हिस्से में है तो एक्टिव रहती है, ऊपरी हिस्से में अगर जमीन के सरफेस के ऊपर आती है तो ये आईबर्ड्स अपना काम करना खो बैठती है, यानी वो डॉर्मेंसी में चली जाती है या परमानेंटली सस्पेक्ट हो जाती है। यानी ये आईबर्ड फिर वापस कभी भी जर्मिनेटिंग की कक्षा में नहीं आती है। अगर ये आईबर्ड्स जर्मिनेशन की कक्षा में नहीं आए तो इस ट्यूबर को नए जड़ें कभी भी नहीं आएगी। जड़ें यानी रूट्स कभी भी नहीं आ सकती है। इसीलिए ट्यूबरिक क्रॉप की जो बेसिक बॉडी है वो जमीन के सरफेस से नीचे होनी चाहिए। इसीलिए ट्यूबरिक क्रॉप की लागत पूरे विश्व में, अगर ट्यूबरिक क्रॉप की लागत यानी प्लांटेशन, इसकी टेक्नोलॉजी को देखा जाए तो उसको बेड प्रिपेयर किया जाता है। अभी एक पहला सवाल आपका खत्म होता है कि बनाना के लिए बेड क्यों आवश्यक है, पोटैटो के लिए बेड क्यों आवश्यक है। जो भी ट्यूबरिक क्रॉप है
इस सारे ट्यूबरिक क्रॉप को बेड की क्या ऐसी आवश्यकता है? तो बेड की आवश्यकता का पहला हिस्सा आता है क्योंकि बनाना एक ट्यूबरिक क्रॉप है और ये ट्यूबरिक क्रॉप अगर सूर्य प्रकाश की कक्षा में ऊपर आता है तो इसके ऊपर ओपन आई बर्ड चेन जो होती है, यानी जो जड़ों की आंखों की जो चेन होती है, ये सनलाइट की कक्षा में जैसे ही आती है वो सस्पेक्ट हो जाती है या तो फिर डॉर्मेंसी में चली जाती है और इसके चलते वो पौधा 100% अपनी डेवलपमेंट के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए जो समय समय से नई नई जड़ों को जो पैदा करने के लिए जो आईबर्ड की चेन बनी है, वो आईबर्ड की चेन सस्पेक्ट होने या डॉर्मेंसी में चले जाने की वजह से वो नई जड़ों को पैदा नहीं कर पाता है और नई जड़ें अगर पैदा नहीं हुई तो ये पौधा ग्रोथ, अपनी जो नेचुरल ग्रोथ है उसको खो बैठता है। इसको खो बैठने से पौधे की बॉडी की ग्रोथ सस्पेक्ट हो जाती है, रिटायर्ड हो जाती है या डेफिशिएंट होती है, यानी कुछ अन्य घटकों की कमतरताएं दिखाती है या तो डिसऑर्डर को पैदा करती है। और ये चीजें होते ही कुछ समय के बाद यही बॉडी डेफिशिएंट डिसऑर्डर से लेके डिसीज तक आगे बढ़ती है और काफी घातक डिसीज इस बॉडी के ऊपर दिखने शुरू हो जाते हैं क्योंकि पौधों को न्यूट्रिशन बैलेंस चेन यानी एल सिस्टम कंट्रोल बॉडी खो बैठती है। इसीलिए शुरू से अगर आगे बढ़ते हैं तो बनाना ट्यूबरिक क्रॉप है और ट्यूबरिक क्रॉप होने के लिए अगर इस ट्यूबर यानी कंद को सर्वायु सॉइल कल्चर अगर हमने नहीं दिया, सर्वायु सॉइल कल्चर यानी क्या सर, मैंने एक जानबूझ के एक शब्द का प्रयोग किया है, सर्वायु सॉइल कल्चर इस शब्द का मैंने जानबूझ के इस्तेमाल किया है। मैंने इससे पहले अगर बोलते हैं प्री कल्टीवेशन में हम शब्द का प्रयोग करते हैं सर्वायु सॉइल कल्चर नहीं इस्तेमाल करते, वहां करते हैं सर्वायु सॉइल मीडिया, सर्वायु सॉइल मीडिया। अभी मैंने इस्तेमाल क्या किया, सर्वायु सॉइल कल्चर, यानी क्या, ऐसा एक मीडिया कि जिसके अंदर कल्चर प्रेजेंट है। कल्चर यानी क्या कि ऐसी कुछ चीजें जो नेचुरली पैदा होती है यानी फंगस और बैक्टीरिया, इनका एक एसोसिएशन है, एक ऐसा एसोसिएशन इस बेड के अंदर होना चाहिए जो एसोसिएशन पौधों को लगातार दिन ब दिन यानी एवरी सेकंड प्लांट की सर्वाइवनेस के लिए जो भी न्यूट्रिशन चाहिए उसको बनावट देती है, पैदा करती है, मोबिलाइज करती है, इमोबिलाइज करती है, ट्रांसपोर्ट करती है, इसका काम करते हैं। इसको बोलते हैं राइजोस्फीयर। और इस राइजोस्फीयर की कक्षा को बनाने का काम करने वाली एक मीडिया यानी कल्चर, ये हमारे बनाना के प्राइमरी ग्रोथ में अगर मिलता है, इसके लिए अगर हम एक मीडिया बनाने प्रिपेयर करने में सही रहते हैं तो बनाना का क्रॉप हमारे मैनेजमेंट से ज्यादा आपको सपोर्ट करता है, आपके मैनेजमेंट से भी ज्यादा वो सामने से काफी बड़ा सपोर्ट करता है। ये क्यों होता है ऐसा, इसको थोड़ा सा सविस्तर जानकारी हम लेते हैं। बेड, ये चीज को हम अपने जिंदगी भर के लिए इसको खत्म करते हैं। बेड होता क्या है? बनाना को मैंने उत्तर प्रदेश से काफी किसानों को सुना, देखा और कुछ ज्ञानी पुरुषों को भी सुना, तो काफी कंफ्यूजन में मुझे दिखा कि कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ, बोलते नहीं है, फैक्ट्स है कि हमारे यहाँ यानी उत्तर प्रदेश के यहाँ देखते हैं तो 100% हमारे यहाँ फ्लड इरिगेशन पे ही बनाना होता है। ये बेसिक चीज है। उत्तर प्रदेश में आज के डेट में देखा जाए तो ड्रिप की खेती अगर देखी जाए तो ना के बराबर है। अमित जी मैं बोल रहा हूं, सही है? बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल 100% सही जी। तो अगर हम ये सुनते हैं या समझते हैं कि 100% अगर बनाना की या किसी भी कोई भी अदर फसलें अगर फ्लड इरिगेशन पे हो रही है तो मेरा भी एक दायित्व बनता है कि मैं जो भी टेक्नोलॉजी आपके सामने रखूं उसको आज के दिन में, आज के समय में फ्लड इरिगेशन को सामने रख के ही रखूं, वही आपके लिए, सभी के लिए फायदेमंद होगी। इससे आगे अगर हम इस चीज को 100% अगर फ्लड इरिगेशन को छोड़ के अगर उसको हटा के, या मैं अगर ड्रिप की बातें आपके सामने रखूं, माइक्रो इरिगेशन से लेकर नैनो इरिगेशन तक की बातें मैं रखूं, तो वो अपने लिए कोई फायदे की नहीं है, या तो फिर वो अपने फायदे में आएगी भी नहीं। ठीक है अमित जी, बराबर है? बिल्कुल सही सर जी। तो
तो बेड़, अगर हम, आप काफी किसानों के मुझे सवाल आए हैं कि हमारे पास ड्रिप नहीं है तो बेड़ का खेती कैसे करें, और करे तो भी वो सक्सेस रहेगी क्या? बेड़ अपने लिए फायदेमंद है, सही है, आप बता रहे हो, लेकिन हमारे पास तो ड्रिप है ही नहीं। फिर आप अगर आप बेड़, बिना बेड़ के यानी बिना ड्रिप के अगर फ्लड इरिगेशन में आप बेड़ की खेती को अगर बढ़ावा देना चाहते हैं या सजेस्ट करते हैं तो प्रैक्टिकली वो वायबल है क्या? ऐसे अगर जो सवाल आ रहे हैं तो इन सवालों को एक साथ हम सवाल को जवाब भी देना चाहते हैं और एक बेसिक नॉलेज भी आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, बेड़ होता क्या है? बेड़ यानी क्या है? जो भी बेसिक टू ब्रिक क्रॉप है, बेसिक टू ब्रिक क्रॉप, बेसिक टू ब्रिक क्रॉप, बार बार मैं दोहरा रहा हूं, बेसिक टू ब्रिक क्रॉप यानी क्या कि जिसके बॉडी का मेन बेस भाग यानी ट्यूबर है और पूरा शरीर 80% 90% शरीर का हिस्सा ही ट्यूबर है, स्टोरेज ट्यूबर है, ये सर्वाइव होना है तो जिस जमीन के मीडिया में, जमीन के हिस्से में उसको जहां पे अगर 100% वापसा यानी अमित जी, वापसा शब्द आपके यहाँ प्रचलित है कि नहीं है? हाँ सर, जिसको नमी की अवस्था कहते हैं। नमी की अवस्था, जिस मीडिया के अंदर, जिस स्थिति के अंदर नमी बने रहे, यहां पे ही ये पूरी बॉडी यानी ट्यूबर अच्छी तरह से सर्वाइव होता है, ग्रो कर पाता है। अगर हम हमारी इरिगेशन सिस्टम के हिसाब से अगर इसको लाइन में यानी नदी यानी बेड़ के निचले हिस्से यानी लाइन के अंदर अगर प्लांटेशन करे तो इससे नमी की स्थिति पूरी तरह से कभी बनेगी नहीं। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि हम अगर बेड़ के बाद जो नाली आती है, इस नाली के अंदर अगर केले को लगाना चाहे, अदर क्रॉप और केले में फर्क क्या है? केला एक ट्यूबरिक क्रॉप है और इसको शॉर्ट रूट नहीं होते हैं। और एक बड़ी बात है, शॉर्ट रूट नहीं होते हैं। शॉर्ट रूट ना होने से जमीन के निचले हिस्से तक, जहां ये नमी की स्थिति अंदर तक बनी हुई है, वहां तक इसके जड़ें नहीं पहुंचती है। बनाना की जड़ों की स्थिति को अगर हम समझे तो बनाना की जड़ों की स्थिति में दो प्रकार के जड़ें आती है, एक सर्वाइव यानी सपोर्ट रूट और दूसरे फीडर रूट यानी अनाज लेने वाले रूट्स। ये दो प्रकार की ही जड़ें होती है। अनाज लेने वाले को फीडर रूट्स बोलते हैं और सपोर्ट देने वाले को सर्वाइव या रनर रूट्स बोलते हैं। इन दोनों जड़ों की अगर ग्रोथ को देखा जाए तो ये दोनों जड़ों की ग्रोथ ऊपरी 6 इंच की कक्षा में ही होती है। और एक बड़ी बात है, साइंटिफिकली देखा जाए तो 6 इंच की कक्षा में ही होती है और इस 6 इंच की कक्षा में ही इसकी ग्रोथ होने की वजह से इसको अगर हम नाली में लगाए तो क्या होता है? नाली में लगाने से 6 इंच तक की इसकी ग्रोथ के एरिया में ही पूरी फ्लड इरिगेशन का पानी भी वहीं पे बैठता है। अभी और एक चीज बड़ी आई, पानी की कक्षा और जड़ों की कक्षा अगर एक साथ मिल गई तो वहां पे काफी कम समय के लिए नमी की स्थिति बनी रहती है। काफी कम समय के लिए नमी की स्थिति बनती है। और जितना अभी कोई भी क्रॉप अगर ग्रोथ में जाना है, कोई भी क्रॉप की ग्रोथ आपको नेचुरल ग्रोथ चाहिए, सुनने का प्रयास करिए। 2-5 मिनट आपको थोड़ा जाड़ा लगेगा, यहां थोड़ा तकलीफ होगी, लेकिन मैं बेसिक चीज पे आपको लेके आने का प्रयास करता हूं। तो अगर कोई भी क्रॉप को नेचुरल ग्रोथ पे जाना है तो उसके जड़ों के कक्षा में नमी की स्थिति जितने समय तक ज्यादा रहती है, नमी की, आपने बार बार सुना होगा, मैं दोहरा रहा हूं, नमी की स्थिति जितने समय तक ज्यादा समय रहती है उतने समय तक ही कोई भी पेड़ पौधा अपनी ग्रोथ कर पाता है। ग्रोथ यानी क्या? ग्रोथ यानी जमीन से मिनरल्स का अपटेक, जमीन से मिनरल खाद, इसका अपटेक यानी ग्रोथ बोलते हैं। ये स्थिति जितने समय तक आप नमी को बनाए रखते हो, यानी 24 घंटे का एक दिन है, इस 24 घंटे की स्थिति में जितने भी ज्यादा से ज्यादा समय तक जिन खेतों में नमी की स्थिति बनी रहती है उन खेतों की कोई भी फसल अच्छी ग्रोथ के लिए मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि जमीन के निचले हिस्से में, समझने की प्रयास करो, कोई भी क्रॉप के लिए जमीन के निचले हिस्से में कोई भी क्रॉप को अगर अनाज लेना है यानी खाद उठाना है
न्यूट्रिएंट्स को अपटेक करना है, तो इस न्यूट्रिएंट्स के अपटेक में सबसे बड़ा काम करने वाली जो दो बेसिक चीजें हैं, एक है हवा, दूसरा है पानी, तीसरे है मिनरल्स, और चौथी चीज सबसे बड़ी आती है, उसमें होते हैं ऑर्गेनिक पदार्थ यानी बायोमास, सेंद्रीय पदार्थ। इन 4 घटकों के मिश्रण से बनने वाली वातावरण कक्षा में ही कोई भी पेड़ जमीन से अनाज ले पाता है। ये कक्षे की अपनी अपनी प्रभाव कितनी होती है जमीन के अंदर, 45%, 100% में से 45% मिनरल्स होने की आवश्यकता है, उसको बोलते हैं जमीन। मल्टी मिनरल मिक्सचर यानी सॉइल, मल्टी मिनरल मिक्सचर, सोल ऑफ इन्फिनाइट लाइफ, सॉइल, सोल ऑफ इन्फिनाइट लाइफ यानी सर्व जीवों का आत्मा, इसको बोलते हैं सॉइल। इस सॉइल की अगर एनालिटिकल डेटा देखा जाए तो 45% इसमें मिनरल्स होने आवश्यक है। कितने परसेंट? 45%। 5% ऑर्गेनिक पदार्थ होने आवश्यक है, कोई भी ऑर्गेनिक पदार्थ बायोमास होने आवश्यक है। 25% हवा होनी चाहिए और 25% पानी होना चाहिए। ऐसी स्थिति जिस समय तक, जितने समय तक रहती है, इसी समय स्थिति के साथ कोई भी पेड़ पौधा जमीन से हर एक प्रकार के न्यूट्रिएंट्स को अपने जरूरत के हिसाब से अपटेक करता है। इस स्थिति में थोड़ा भी बदलाव आता है, पानी की जगह पे हवा बढ़ जाती है, 25% से 40% हवा हो गई, 10% पानी हो गया, तो भी प्लांट अनाज नहीं ले पाएगा, क्योंकि वो सॉइल के अंदर जो भी सेमी सॉलिड बनने वाले मिनरल्स है वो कम हो जाएंगे, हवा से वो मोबिलाइज होने नहीं होंगे, तो अपटेक भी नहीं होंगे। साथ ही जमीन के अंदर सेंद्रीय पदार्थ का प्रभाव कम हो गया और मिनरल यानी खनिजों का प्रभाव ज्यादा बढ़ गया, 45% से बढ़ते बढ़ते 50% तक अगर चला गया, तो भी इस स्थिति में भी जमीन से कोई भी पेड़ पौधा अनाज उठा नहीं पाता है। क्योंकि देखिए, हम जो खाद देते हैं, इस खाद देने के स्थिति में कोई भी खाद सबसे पहले संस्कारित होता है, उसका पहला संस्कार जो होता है उसको बोलते हैं सोल्यूबलाइजेशन। दूसरा संस्कार, अगर जो चीजें सोल्यूबलाइज नहीं है वो होती है डिस्पर्सिबलाइजेशन। डिस्पर्सिबलाइजेशन यानी सोल्यूबलाइजेशन में क्या? सोल्यूबलाइजेशन यानी विद्रावित होना। कोई भी खाद आप देते हो, आप जानते होंगे कि मैंने सेंद्रीय खाद दिया, तो वो सेंद्रीय खाद हो या रासायनिक खाद हो, उनकी पहली या जैविक खाद हो, इनका पहला संस्कार होता है सोल्यूबलाइजेशन या डिस्पर्सिबलाइजेशन। यानी क्या? पानी में विद्रावित होना या तो फिर पानी के साथ विसंगठित होना, यानी नैनो पार्टिकल्स में फैल जाना। इस चीज को बोलते हैं सोल्यूबलाइजेशन या डिस्पर्सिबलाइजेशन। ये पहला संस्कार होता है। और इसी संस्कार के लिए अगर जमीन में ये चारों चीजों की अगर सही स्थिति है, तो ये पहला भी संस्कार आराम से होता है। इस चीजों में कभी भी कम ज्यादा चीजें कोई भी हो जाती है तो सोल्यूबलाइजेशन भी लटक जाता है, डिस्पर्सिबलाइजेशन भी लटक जाता है। ये क्यों होता है? इस चीज को नेचुरली बोला जाता है केमिकल रिएक्टिव एजेंट रिएक्शन यानी असेंबलाइजेशन। इस चीज को बोलते हैं असेंबलाइजेशन। क्यों? पानी अगर जमीन में 25% से ज्यादा पानी है तो भी सोल्यूबलाइजेशन कम हो जाएगा, 25% से कम पानी है तो भी सोल्यूबलाइजेशन कम होगा। हवा का प्रभाव भी वहां अगर कम है, क्योंकि कोई भी चीज सोल्यूबल होने के लिए, जानने की कोशिश करिए, कोई भी चीज सोल्यूबलाइज होने के लिए पानी के साथ साथ पानी के अंदर हवा का भी प्रभाव होना आवश्यक है। जितना हवा का प्रभाव होता है उतना पानी के अंदर O2 की मात्रा बढ़ती रहती है। O2 यानी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, और जितने ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, हर चीज में ऑक्सीलाइजेशन यानी हर कोई भी केमिकल, बायोलॉजिकल, बोटेनिकल जो भी चीजें हैं, एक्सट्रैक्टेड है, कोई भी है, इस चीजों के ऊपर के बॉन्ड टूटने की प्रक्रिया बढ़ती है और ये सोल्यूबलाइजेशन या डिस्पर्सिबलाइजेशन में आराम से आती है। इसके लिए कि अगर हमने नाली में खेती की, नाली में अगर कोई भी पेड़ पौधा लगाया जिसको शॉर्ट रूट नहीं है, शॉर्ट रूट ना होने वाले अगर कोई भी क्रॉप हमने अगर नाली में लगाए, तो उसकी ग्रोथ की कक्षा में पूरा पानी भरा रहेगा पूरे साल, पूरे जिंदगी भर, तो वो पेड़ पौधा अपनी नेचुरल ग्रोथ कभी भी सही ढंग से नहीं कर पाएगा। क्योंकि इस स्थिति में जब नाली के अंदर कभी भी
नमी की स्थिति कभी भी नहीं बनती है। और नमी की स्थिति जब तक नहीं बनती है तब तक कोई भी पेड़ पौधा अपनी नेचुरल ग्रोथ, नैसर्गिक ग्रोथ के लिए तैयार नहीं होता है। इसीलिए हमें सभी किसान भाइयों को यह समझना है, जो चीज ऑलरेडी पुरानी हो चुकी है, पुरानी मैं इसलिए बोल रहा हूं कि साइंस और टेक्नोलॉजी इतने दूर अपने से आगे बढ़ चुके हैं कि आज के डेट में अगर देखा जाए तो बड़े प्रगत राष्ट्र जो है, यह राष्ट्र आज के दिन में अपने खेती के कार्य में, खेती के क्षेत्रों में माइक्रो इरिगेशन से उठ के अभी नैनो इरिगेशन पे चले गए हैं, नैनो मिनरल्स न्यूट्रिशन मैनेजमेंट पे चले गए हैं। अब ये नैनो शब्द का इस्तेमाल करना इन प्रगत राष्ट्रों ने शुरुआत की है। आज के डेट में हम नैनो की बात छोड़िए, हम माइक्रो इरिगेशन, माइक्रो मिनरल मैनेजमेंट में भी नहीं है, माइक्रो शब्द के अगल बगल में भी नहीं है। तो जब तक हम इस चीजों को देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक हम इस चीज को यानी एग्रीकल्चर सेक्टर को 100% सक्सेस रेशियो में कभी भी नहीं ला पाएंगे। क्योंकि आप जो खाद दे रहे हैं, मैंने देखा है किसान भाइयों का काफी प्रयास रहा है, किसान भाई काफी दिन रात एक करके सोशल मीडिया से फोन लगा के, व्हाट्सएप कॉल से सभी जो भी जानकार लोग हैं, इन जानकार लोगों से जारी रखते हैं प्रयास। ये जो भी चीजें मैंने अभी दोहराई, पानी देना, खाद का प्रयोग करना, समय समय पे खाद की प्रकार अनुरूप खाद का प्रयोग करना, साथ ही साथ स्प्रे का प्रयोग करना, ड्रेंचिंग में डालना, इन सारी अच्छी कंपनियों के पौधे लेना, उसके साथ ही साथ कौन सा डिस्टेंस रखना, ये सारी चीजें मैं एज अ एग्रोनोमिस्ट मैं आपको बताता हूं। ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी नहीं है। जिस चीजों को समझना आवश्यक है वो चीजों को समझो। ये बेसिक चीजें, ये अगर बेसिक चीजें हमें नहीं समझ में आई तो ये बाकी सारी चीजें सेकेंडरी है। क्यों सेकेंडरी है? क्योंकि आपको समझ में आना आवश्यक है। कोई भी अच्छा कलाकार, अगर आर्टिस्ट कलाकार कितनी भी बड़ी कला लेके अपने अंदर हुनर के साथ बैठा हो और उसको अगर अच्छा प्लेटफॉर्म ना मिले तो उसका हुनर और उसका आर्ट कभी भी दुनिया के सामने नहीं आता है, प्रेजेंटेबल नहीं रहता है। इसी चीज को देखते हुए हमें यह समझने की आवश्यकता है, प्लेटफॉर्म, किसी भी चीज को बड़ा होना है, कोई भी चीज को इन पृथ्वी के ऊपर अगर सिद्ध होना है तो उसके लिए प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी आवश्यकता है। और हम जो खेती, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो भी पाक हम लगाते हैं, कोई भी क्रॉप अगर हम लगाते हैं तो इस क्रॉप को अगर सही ढंग का प्लेटफॉर्म नहीं मिला तो वो कोई भी अच्छी कंपनी का पौधा हो, कोई भी आप काफी महंगे कंपनी के, क्वालिटी कंपनी के पौधे भी आप लेके लगाओ तो भी वो अपना परफॉर्म सही ढंग का नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? उसके लिए चाहिए सबसे बड़ा पहला प्लेटफॉर्म चाहिए, और प्लेटफॉर्म ही जरूरी है। सही ढंग का प्लेटफॉर्म अगर नहीं बना तो बाकी वाली नेचुरल चीजें, क्योंकि कोई भी चीज, मैं अब और एक बड़ी बात बताता हूं आपको, कोई भी पेड़ पौधा 100% आपकी अपनी जो खुद की ग्रोथ करता है, इस ग्रोथ के दायरे में अगर आप इसको सही ढंग से माइक्रो साइंस से अगर देखें, माइक्रो साइंटिफिक वे से इसको एनालिटिक करें तो इसकी फिजियोलॉजी, कोई भी क्रॉप की फिजियोलॉजी देखो, रैंडमली इसको सर्च करो तो एग्रीकल्चर सेक्टर में ये समझ में आई हुई चीज है कि पेड़ पौधों को जितने भी न्यूट्रिशन की आवश्यकता है, जितने भी न्यूट्रिशन की आवश्यकता है, उन न्यूट्रिशन की टोटल जो रिक्वायरमेंट है, इस रिक्वायरमेंट से भी 63%, काफी बड़ी बात है, 63% न्यूट्रिएंट्स, अनाज वो हवा और पानी और लाइट से लेता है। कितना? 63% अनाज, पानी, हवा और लाइट से लेता है। समझने की चेष्टा करिए, अभी लाइट क्या देती है, क्या नहीं देती है, इसको अगर माइक्रो ढंग से अगर अध्ययन करें तो समझ में आता है कि जो भी हम खाद दे रहे हैं, जो भी हम उपाय योजनाएं कर रहे हैं, ये इसका हिस्सा कितना बचा? अभी 63% को काट लो तो जो भी बचा वो हमारी मेहनत है, हमारे सब मैनेजमेंट है। हम जो दे रहे हैं माइक्रो, मैक्रो, नैनो, जो भी न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई कर रहे हैं, ये सब क्या है? ये एक बेसिक सप्लीमेंट्री न्यूट्रिएंट्स है। बेसिक सप्लीमेंट्री यानी क्या
कि हर चीज को बढ़ावा देने के लिए देने वाले खाद है, अनाज है। क्योंकि पृथ्वी के ऊपर जो भी क्रॉप है, वनस्पति है, ये खुद ही स्वयं पोषित है। खुद एक पृथ्वी के ऊपर एक अजूबा, ऐसा एक बड़ा अजूबा है, ये स्वयं पोषित है। ये हमारे बस की बात नहीं कि उसको खिलाओ पिलाओ और बड़ा करो। ये एक नेचुरल ऐसा बड़ा सोर्स है कि जो जमीन के ऊपर यानी पृथ्वी के ऊपर जो भी मिनरल्स पड़े हुए, पृथ्वी की बनावट है 45% मिनरल्स जो भी है, इनसे डायरेक्ट खनिजों को लेके उसके अनाज बनाने की प्रक्रिया में एक वनस्पति है और एक स्वयं पोषित वनस्पति है जो खुद की अनाज खुद बनाती है। इसीलिए हम जो दे रहे हैं वो खाली इंप्रेस मीडिया दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उसको धक्के दे रहे हैं। खाली जो भी न्यूट्रिएंट्स हम देते हैं उसको धक्के बोलते हैं, यानी समय समय के धक्के हैं कि उसको इंप्रेस करो, डिस्कनेक्ट को कनेक्ट करो और ग्रोथ को सही ढंग में, सही रास्ते में, नेचुरल ग्रोथ में, नेचुरल कंडीशन के तहत आगे बढ़ाते रहो। तो आपके यहाँ उत्तर प्रदेश में काफी अगर देखा जाए तो 100% एक बेसिक चीज जो हमारे सामने है, यहाँ पे इरिगेशन का हमारे पास कोई माइक्रो इरिगेशन की सुविधा नहीं है, नैनो इरिगेशन की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पे बेसिक इरिगेशन सुविधा है और वो है फ्लड इरिगेशन सिस्टम। और फ्लड इरिगेशन को अगर हम सामने रखे तो फ्लड इरिगेशन को 100% अगर सामने रख के अगर बनाना की फार्मिंग करनी है तो इसको कैसे करे, तो मेरा जवाब होगा या मैं आपको अनुरोध करूंगा कि भले आपके पास ड्रिप हो या ना हो, माइक्रो छोड़ के नैनो इरिगेशन सिस्टम हो या ना हो, फ्लड इरिगेशन हो, कोई बात नहीं है। फिर भी हमें बनाना का प्लांटेशन, बनाना की खेती उत्तर प्रदेश में भी बिना बेड की नहीं करनी है, बेड पे ही प्लांटेशन करना है। तो आपके मन में फिर शंकाएं उपस्थित होंगी कि बेड के ऊपर फ्लड इरिगेशन में अगर हम खेती करने जाएंगे तो शुरुआती स्टेज में बेड की हाइट क्या रखे, बेड के ऊपर लगाए हुए पौधे के कक्षा में पानी पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, ये पानी पहुंचेगा तो उतने उसकी जरूरत पूरी होगी कि नहीं होगी, जो हम खाद का प्रयोग करेंगे वो खाद डाइल्यूट होकर उसको अनाज की कक्षा के तहत उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पानी देते समय अगर कम पानी हो गया तो पौधों में दिक्कत आ सकती है कि नहीं आ सकती है, ज्यादा पानी भर गया तो क्या हो सकता है। इन सारी चीजों को हम साइंटिफिक व्यू से प्रयोग के तहत पे हमने ऑलरेडी बंद कर दिया है। बनाना में अगर उत्तर प्रदेश के लिए बेड बना के आगे बढ़ना है तो कैसे बेड की डिजाइन होनी चाहिए, क्या स्ट्रक्चर होने की आवश्यकता है। तो बेड बनाने के लिए बेड के लिए डिस्टेंस भी सही मायने में सही हो तो ही ये बेड बनता है। गलत डिस्टेंस लेते हैं तो बेड बनने में तकलीफ होती है, बेड बनता नहीं है। हमारे जो पोलन किसान का चैनल है उसमें हमने पोलन एग्रो मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रयोग क्षेत्र में 11 एकड़ पे हमने बेड बनाने की गतिविधियों को हमने वीडियो बना के अपने चैनल पे पोस्ट किया था कि बेड कैसे बनाया जाता है। इस बेड को अगर हम सही ढंग की हाइट रखे, जो हाइट हमें माइक्रो इरिगेशन और नैनो इरिगेशन की हमें क्षति प्रदान करे या रिजल्ट प्रदान करे और हमारी केले की खेती को अच्छे से बढ़ाए, तो इसके लिए हमें क्या करना है। सबसे पहले ध्यान से सुनिए, अभी प्रैक्टिकल चीजों पे हम जाते हैं। बेड उत्तर प्रदेश के लिए बेड कैसे बनाए। उत्तर प्रदेश के लिए बेड बनाते समय में हमने देखा हुआ है सैंडी लूम सॉइल सबसे ज्यादा है। जितनी अच्छी जमीन आज उत्तर भारत में हम देखते हैं उतनी अच्छी जमीन साउथ में यानी साउथ इंडिया में नहीं है। आज के हमारे यहाँ की सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमारे यहाँ की जमीनों में यानी नमी की स्थिति काफी कम देखी जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ जमीन की जो कक्षा बनी है उसमें मिट्टी के पार्टिकल ज्यादा है, सैंडी लूम के पार्टिकल कम है। इसकी वजह से हमारे यहाँ पानी, जब हम जमीन में पानी की एंट्री करते हैं तो वो पानी बाहर 10-10, 12-12 दिन तक निकलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ जमीन चिपकी है। क्यों चिपकी है? क्योंकि यहाँ सैंडी लूम जो रेती के पार्टिकल है वो काफी कम है। आपके यहाँ की जमीन जो है उत्तर भारत की, वो जमीन पर्वतों से करोड़ों सालों से जो धूप बनी है, इन धूपों से धीरे धीरे पार्टिकल बह के पानी के साथ आके लेयर के ऊपर लेयर बन के सैंड यानी रेती के साथ ये आपके यहाँ की जमीन बनी है।
आप हम भाग्यशाली मानते हैं भारत को कि इतने बड़ी सुपीक प्रदेश हमारे भारत में है और वो उत्तर भारत में है, तो इसको हम एग्रीकल्चर में अच्छे लेवल पे अगर इस्तेमाल करें तो इसके काफी बड़े फायदे हैं। तो बनाना के लिए अगर हम बेड बनाना चाहते हैं तो इस बेड की रचना कैसी होनी चाहिए और ये बेड हमारे लिए फायदेमंद होना चाहिए, कम से कम तकलीफ देने वाला होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा फायदा देने वाला होना चाहिए। तो बेड कैसा होना चाहिए? तो बेड अगर हम 100% बेड की कक्षा को देखते हैं तो बेड किसको बोलते हैं? जहां पे हम विश्राम करते हैं, जहां पे हम विश्राम करते हैं, विश्राम की जगह को बेड बोलते हैं। बात सही है कि गलत है अमित जी? जी सर, बिल्कुल। जहां हम विश्राम करते हैं उसको मैंने बार बार इससे पहले भी बोला है, बेड इस शब्द का प्रयोग हमने बेड ही क्यों किया है? जहां विश्राम करते हैं वहां बेड है। तो बेड की रचना अगर हम देखते हैं तो जमीन से 2.25 फीट हाइट वाला जो भी चीज होती है उसको हम हमारे दिमाग में देखते हैं कि उसको बेड बोलते हैं। 2.25 फीट यानी 27 इंच या 30 इंच के बीच की हाइट, 27 से 30 इंच की हाइट, इस चीज की इतने हाइट पे जो भी चीज होती है वो बनी होती है लकड़े की, लोखंड की, जो भी है उसको बेड बोलते हैं। एग्रीकल्चर में हमें बनाना के लिए इस ऐसा ही बेड बनाना है जिसके ऊपर हमारा बनाना काफी समय के लिए रेस्ट में रहे और वो अगर जितना समय में रेस्ट रहे उसकी उतनी नेचुरल ग्रोथ अपने लिए अच्छी रहेगी। तो ऐसा बेड हमारे बनाना के लिए हमारी रेती वाली जमीन से कैसे बनाए? अमित जी मैं आपको सवाल करता हूं, आपके यहाँ की जमीन की जो काफी जितने भी किसान हमसे अभी इस मीटिंग में जुड़े हैं इनके एरिया की जमीनों की क्या स्थिति है? रेती वाली सैंडलूम सॉइल है, काली डीप वाली जमीन है क्या और कोई पथरीली जमीन है? नहीं सर, जनरली यहाँ पर सैंडी लूम सॉइल ही है। अच्छा, जिसकी की वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी नहीं है, पानी जल्दी सूख जाता है जी। कुछ एरियाज में है, जहाँ पर सैंड का परसेंटेज कम है जी, तो वहां पर जो जमीन है वहां पर पानी थोड़ा, जैसे हम लोग जिस एरिया से मैं हूँ यहाँ पर पानी रात में अगर पानी भरा है तो सुबह पानी नहीं दिखता है खेत। अच्छा। और कुछ एरियाज हैं जहाँ पर ऐसा होता है कि पानी एक दिन की जगह 2 दिन के बाद सूखता है, लेकिन जनरल जो अगर देखा जाए तो सैंडी लूम सॉइल ही जाता है। हाँ, सौरभ जी ने भी एक कमेंट की है कि हमारे यहाँ ज्यादा सैंडी लूम सॉइल है, करेक्ट है? जी सर, बिल्कुल सही। जी। तो अब इस सैंडी लूम सॉइल में बिना ड्रिप के पूरे फायदे लेने हैं बिना भूले, तो इसको कैसे लिया जाए इस चीज को हमें पहले समझना है। आज के मीटिंग में अगर आप पहली ही प्री कल्टीवेशन प्रैक्टिस अगर सीखे तो आज की मीटिंग सफल में मानता हूं, क्योंकि सबसे बड़ी गड़बड़ यहां पे ही है। कोई भी बड़े से बड़ा मकान बनाना है, कोई भी टावर बनाना है या कोई भी बड़ी अच्छी खेती फसल लगानी है तो उसमें सबसे बड़ा किरदार कौन निभाता है? तो प्री कल्टीवेशन प्रैक्टिस निभाती है। प्री कल्टीवेशन प्रैक्टिस में क्या आता है? कोई भी फसल लगाने से पहले की जाने वाली सारी जमीन की तैयारी, इसको प्री कल्टीवेशन प्रैक्टिस बोलते हैं। इसमें ही बेड भी आता है। तो बेड साइज क्या रखे, बेड कैसा होना चाहिए, पानी देने में आसानी हो। जब जमीन हमारे आपने जैसे बोला कि रात को पानी दिया तो सुबह गायब हो जाता है, करेक्ट है? इस ऐसी स्थिति में अगर हम बेड बनाए और पानी दे दिए तो कितना भी पानी दिया वो कम होगा और खाद भी नीचे निकल जाएगा। खाद ऊपरी हिस्से में नहीं रहेगा तो डाइल्यूट होकर अगर खाद सबसे ज्यादा नुकसान हुआ तो हम फिर कितना भी खाद के ऊपर खर्चा करें उसका रिजल्ट हमारे खेती में नहीं होगा, यानी क्रॉप को नहीं मिलेगा। तो इसके लिए क्या किया जाए? तो बेड की कैसी रचना होनी चाहिए? जितनी आपके पास कोई भी प्रकार की जमीन है, जिन किसानों के पास 24 घंटे से पहले 48 घंटे तक वराप अगर आता है, वराप यानी नमी की स्थिति बनती है, पानी निकल जाता है, मैक्सिमम 70-80% पानी निकलता है, ऐसे किसान बेड बनाए। बिना बेड की खेती लगानी नहीं है, केला लगाना ही नहीं है, लेकिन फिर भी बेड बनाना है तो उसकी पहले हाइट कितनी रखे? तो उसकी हाइट वो 4 इंच से ज्यादा ना रखे। जिसमें 4 इंच से ज्यादा हाइट क्यों ना रखे? आपको दिखे भी या ना दिखे भी 4 इंच रखते समय आपको रखना है 8 इंच। 8 इंच के जमीन अगर बेड रखा तो वो बेड कुछ ही समय के बाद वो बैठते बैठते 4 इंच तक आएगा। कितने समय में? 2 से 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में। 2 फ्लड इरिगेशन में वो बेड के अंदर की हवा निकल जाएगी और बेड बैठ के 4 इंच की कक्षा में अपने आप आ जाएगा। 8 इंच के कक्षा का बेड 4 इंच में आता है। कौन से जमीन में? जो जमीन
जल्दी नमी की स्थिति में आती है, पानी को छोड़ती है, पानी को नहीं पकड़ती है। ऐसी जमीन में सबसे कम समय में पानी छोड़ती है, ऐसे जमीन में भी 4 इंच की कक्षा में बेड़ होना आवश्यक है। अगर ये बेड़ 4 इंच की कक्षा में रहा तो 4 इंच की कक्षा, कम से कम 4 इंच की कक्षा आपकी नमी की स्थिति को बरकरार रखने में सक्सेस होती है या अपने फायदे में रहती है। कैसे? जैसे जो लाइन यानी हमने बेड़ के नीचे वाले जो धारी यानी क्या बोलते हैं नाली रखी है, इस नाली से जब जैसे हम फ्लड करते हैं, पानी देते हैं, तो वो पानी निचले हार्ड सरफेस पे पहले उतरेगा हार्ड सरफेस तक। वो हार्ड सरफेस पे जैसे ही जाके रेस्ट होगा तो पानी उल्टी दिशा से ऊपर की कक्षा में बहना चालू होगा। क्यों बहता है? क्योंकि पानी के अंदर, काफी ध्यान से सुनिए, पानी के अंदर रिवर्स ग्रेविटी होती है। रिवर्स ग्रेविटी यानी पानी के अंदर डायरेक्ट ऑक्सीजन कोएग्रेट सिस्टम में होता है, यानी O2 जो है, ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के अंदर होता है। इसकी वजह से यहाँ पे ग्रेविटी न्यूट्रल होती है या तो रिवर्स होती है, सरफेस पे होती है। इसीलिए जब धारी से हम पानी बहता, हमारे यहाँ पानी बहता है तो निचले हिस्से में पहला बहने का प्रयास करेगा। पानी निचले हिस्से में वही बहता है जो पानी विथ मिनरल है, एडेड मिनरल है। पानी निचले हिस्से में इसीलिए जाता है क्योंकि उसके अंदर मिनरल्स है, डेंसिबिलिटी ज्यादा है। उसके बाद जैसे ही सरफेस पे टच करता है जमीन के, वो उल्टा बहना चालू हो जाता है और उल्टे बहते स्थिति में वो पानी ड्रिप का काम करेगा, धीरे 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 ऊपरी कक्षा में आएगा और कुछ ही घंटों में वो पानी ब्रेड के इस एक कक्षा से दूसरी कक्षा की तरफ बहना शुरू हो जाएगा। यानी अपनी माइक्रो नैनो ड्रिप एक ही काम अपने अपने लेवल पे पूरे होने शुरू हो जाएंगे। जैसे मैं आपको बताता हूं आपको करना क्या है। हमने कुछ प्रयोग को इससे पहले भी किसानों को बताया है कि बेड़ बनाते समय 27 इंच चौड़ा 27 इंच मिनिमम, मैक्सिमम आप 36 इंच चौड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम उसका टॉप सरफेस 27 इंच चौड़ा होना चाहिए। हाइट 4 इंच से ज्यादा नहीं चाहिए। सैंडीलूम सॉइल में 4 इंच 27 इंच चौड़ा बेड़, इसको अगर पूरी तरह से फ्लड इरिगेशन से 100% अंदर से भिगोना है, ज्यादा नहीं, मिनिमम वाटर लेवल से भिगोना है। तो कैसे भिगोए? तो इसके लिए हमें करना क्या है, अपनी बेड़ की हाइट कितनी है? 4 इंच है, तो 4 इंच की बेड़ की हाइट से भी ऊपर से 1.5 इंच कम, यानी कितना? 2.5 इंच बेड़ को हर 50 फीट में, कितने फीट में अमित सिंह जी? हर 50 फीट में। आप समझ रहे हो? तो मैं समझता हूं कि सब समझ गए। हर लंबे 50 फीट में, कितने फीट में? 50 फीट। हर 50 फीट। जैसे ही नाली 50 फीट हुई, उस नाली को बंद करो तो एक ब्लॉक बनेगा, पानी का एक ब्लॉक बनेगा बीच में। समझ आप क्या समझ में आ गया है? आ रहा है? जी सर, जी सर। बेड़ बने हैं, सब बेड़ बने हुए बेड़ को 50-50 फीट पे, हर 50 यानी 15-15 मीटर 17 मीटर के दायरे में उसको ब्लॉक करो, बंद करो, बहने वाले पानी को रोको और वहां पे 1.5 इंच जमीन से 2.5 इंच हाइट पे एक 1.5 इंच की 2 इंच की, जितना आपका बेड़ पानी कितना बड़ा है। जैसे अगर आप 200 मीटर तक पानी को यानी 200 फीट तक पानी को यानी फ्लड से ले जा रहे हो एक ही नाली से, तो वहां पे आपको 3 इंच की पानी पाइप की आवश्यकता है। 100 फीट तक आप पानी को लाइन आपकी है यानी नाली है, तो वहां पे 1.5 से 2 इंच की पाइप की आपकी आवश्यकता है, क्योंकि जितना लंबा लाइन जाने वाली है उतने पानी का निकाल जल्दी होना आवश्यक है, नहीं तो पानी वहां पे ज्यादा बैठेगा। ऐसी स्थिति में इस स्थिति को नेचुरल इरिगेशन सिस्टम बोलते हैं, यानी सेमी ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बोलते हैं। ये सेमी ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है क्या? तो इसमें हमने किया क्या है, जो बहने वाला पानी है इस पानी को हमने रोकथाम की है, कितने फीट पे? हर 50 फीट पे, और वहां पे हमने एक छोटी सी पाइप डाली है, कितने हाइट पे? 2.5 इंच के हाइट में जमीन से ऊपर और बेड़ तक। फिर वो 2.5 इंच तक जैसे ही रोकथाम होती है, पानी पहले 2.5 इंच भरेगा और जैसे ही 2.5 इंच भरेगा वो नैनो और माइक्रो इरिगेशन सिस्टम के तहत पानी की बहाव ऊपरी हिस्से में बेड़ की तरफ बहनी शुरू होगी। बेड़ में ऊपरी इंच जैसे 2, 2.5, 3 इंच तक पानी ऊपर जाएगा, वो सरफेस पे बेड़ के अंदर से धीरे धीरे दूसरे लाइन
की तरफ बहना शुरू हो जाएगा, और दूसरे लाइन की तरफ जैसे ही बहना शुरू हो जाएगा, अपनी जो इरिगेशन की जो अपनी मंशा थी वो अपने आप नेचुरली पूरी होनी शुरू हो जाएगी। जैसे 2.5 इंच पानी भरेगा, फिर अगले ब्लॉक में चला जाएगा, फिर वहां 2.5 इंच की पानी का पूरा बहाव भर जाएगा, फिर वो अगले ब्लॉक में चला जाएगा। ऐसे अगर 200 फीट की लंबी खेती है तो 4 ब्लॉक हमारे 2.5 इंच के हाइट के, यानी 50-50 फीट के 4 ब्लॉक बनेंगे। तो ये ब्लॉक बनाने समय पहली जो मेन धारी है, मेन जो धारी है, इस धारी को बनाने के लिए आपको करना क्या है, काफी ध्यान से सुनिए। खर्चा कम करना है लेकिन ढंग का खर्चा करना है। वहां पे आपको कम से कम 70 माइक्रोन का पॉलीपेपर लेना है। 70 माइक्रोन के पॉलीपेपर से आपको करना क्या है, पहली जो पानी की धारी है, पहली पानी मास्टर धारी यानी मेन धारी, जहां पे आपके मोटर पंप का पानी पहले एंटर करता है, उस आड़ी धारी को पहले पेपर से कवर करो। उसका जो ऊपर की बेड है उसके ऊपर पेपर बीच में सेंटर तक दबाओ दोनों तरफ से, और वहां पे मेन पाइप डाल के उस पाइप से ही पानी मेन धारी में एंटर करे, यानी लाइन में एंटर करे, इसका प्रबंधन करे। तो इससे फायदे क्या होंगे, एक साथ हमारे खेत में एक साथ 50, 100, 70, 80, 90, 150, आपकी कितनी 5 एचपी की मोटर है, 7.5 एचपी की मोटर है, 10 एचपी की मोटर है, जितना आपका एलपीएस लीटर पर सेकंड डिस्चार्ज ज्यादा है उतने एक साथ लाइन आपको चलाने हैं। और अगर आपके पास कम पानी है तो कम लाइनें चलाओ, ज्यादा पानी है तो ज्यादा बड़ा पानी एलपीएस है तो आप ज्यादा से ज्यादा एक साथ लाइनें चलाओ। ये सिस्टम को हम बोलते हैं सेमी ड्रिप इरिगेशन। तो ये सेमी ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से होता क्या है मैं आपको समझाता हूं। हमें ड्रिप के फायदे लेने हैं, ज्यादा पानी नहीं चाहिए, नमी की स्थिति को बनाना है, पानी भी देना है, जो वराब कंडीशन है उसको भी बरकरार रखना है। तो करना क्या है, तो ध्यान से सुनो, ये बेड के बाद नाली में हमने अटकाव किया हुआ स्थिति, और इसमें हमने मेन मास्टर नाली से छोड़ा हुआ पानी। अगर मैंने आपको बताया 200 फीट लंबी खेती है आपकी, और आपके खेत में 4 ब्लॉक होने वाले हैं, तो पानी के अटकाव को कम करने के लिए आपको 2.5 से 3 इंच की पाइप को इस्तेमाल करना है। पाइप के टुकड़े जमीन से 2.5 इंच ऊंचाई पे रखने हैं। ये टुकड़े क्या करेंगे, एक ब्लॉक 2.5 इंच भरेगा तो अगले ब्लॉक में पानी को बहाव चालू करेगा, वो बहते आगे तक जाएगा। तो आखिरी ब्लॉक तक जाते समय पहले ब्लॉक में ज्यादा ना पानी हो, इसलिए हमने बड़ी पाइप का इस्तेमाल किया। करना कैसे है, जितने ज्यादा ब्लॉक उतनी कम हाइट। अभी उसकी अगली कड़ी को समझो। पहले 3 ब्लॉक, अगर 200 फीट से भी लंबी खेती है तो पहले 3 ब्लॉक आपको हाइट पे रखने 2 इंच के हाइट में। अभी अगली कड़ी और आ गई, तो हमने उसकी और हाइट कम कर दी। जब पाइप के टुकड़े को और नीचे डाला, इससे नीचे डालने से क्या होगा, पानी कम भरेगा, 2 इंच भर के अगले ब्लॉक में भागता रहेगा। इससे ज्यादा समय तक पहले कुछ ब्लॉक में पानी रहने से भी ज्यादा पानी नहीं होगा, क्योंकि उसको हमने बहाव कंडीशन को ज्यादा बनाया, यानी उसको बहने दिया, उधर रोकथाम नहीं की। इसकी वजह से ड्रिप पानी में ज्यादा पानी का जो प्रॉब्लम था वो कम हो गया। यानी जो खेत लंबे 200 फुट से ज्यादा है उसके लिए ये पहली बेसिक चीज है। दूसरी चीज, इससे हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज, अगर हमारे पास पहले कुछ महीने तक जड़ों का पूरा विकास नहीं होता है, अपने बेड के अंदर पूरी तरह से जड़ें बने नहीं है, और फिजूल फालतू में हम अगर पूरा बेड भिगोते बैठते हैं, तो फिर जो नमी की स्थिति है वो कम मिलती है और अपना वीड का प्रॉब्लम बढ़ता है। साथ ही साथ वीड के साथ ही साथ हमारे खेतों में देखो काफी बड़ी चीज है, हमारे खेतों में वीड के साथ ही साथ फिजूल फालतू फर्टिलाइजर के सबसे ज्यादा डाइल्यूशन फैक्टर होते हैं, और फर्टिलाइजर का निकाल ज्यादा होता है, वेस्ट फर्टिलाइजर ज्यादा होते हैं। तो इसके लिए अभी हम जहां पहुंचे हैं कि सेमी इरिगेशन सिस्टम, सेमी ऑटोमेटिक माइक्रो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को पूरी तरह से 100% सक्सेस बनाना है। तो कैसे बनाए, तो हमने जो निश्चित किया हुआ डिस्टेंस है उसके ऊपर बात भी करेंगे, वो है 7x5, और 7x5 के बीचों बीच
1 एकड़ के लिए कितना खर्चा करना है, पूरे एकड़ के लिए इन सारे सिस्टम का खर्चा होता है आज के डेट में 4700 रुपए। इरिगेशन का खर्चा कितना है, 4700 रुपए पाइप के टुकड़ों का खर्चा है। नॉन आईएसआई रिसाइकल्ड मटेरियल से बनी हुई 4 kg प्रेशर वाली पाइप लेनी है, कोई आईएसआई ब्रांडेड पाइप की आपको आवश्यकता नहीं है। ये पाइप कितना लेनी है मैंने आपको बताया, मेन नाली में आपको डालने कितने हैं, अगर 4 ब्लॉक से ज्यादा ब्लॉक बन रहे हैं तो पहले 2 से 3 ब्लॉक 2 इंच के हाइट पे लगाओ और उसके अगले आखिरी ब्लॉक 2.5 इंच के हाइट पे जो टुकड़े हैं वो लगाओ, जिससे होगे क्या कि पहले ब्लॉक में ज्यादा पानी नहीं होगा, आखिरी ब्लॉक में पानी जैसे ही बहेगा झर जाएगा, आप ब्लॉक उस लाइन को बंद कर दो। तो इससे क्या हो गया ज्यादा पानी की बहाव नहीं रहेगी। उल्टा ऊपर वाले जमीन के ऊपरी हिस्से के 2 इंच की जो बेड है वो हर समय ड्राई रहनी चाहिए, हर समय क्या रहनी चाहिए, ड्राई रहनी चाहिए। इससे फायदा क्या होता है, ऊपर से जो हमें तकलीफ देने वाली वीड्स है, हर्ब्स है, यानी वीड और हर्ब ये जर्मिनेट नहीं होंगे, क्योंकि ये ऊपरी 2 इंच के दायरे में ही होते हैं, सनलाइट के कक्षा में ही होते हैं। अगर वहां पानी नहीं रहा तो हम उसको कम जर्मिनेशन में यानी कम तकलीफ में, हमारे एक बनाना को पानी कहां चाहिए, 2 इंच से नीचे 6 इंच के ऊपर, निचले 4 इंच में चाहिए, 2 इंच से नीचे 6 इंच के दायरे में चाहिए, वो तो हमने बना दिया। अभी वो ऊपरी 2 इंच अगर ड्राई भी रहा तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जब फर्टिलाइजर अप्लाई करेंगे तो ऊपरी 2 इंच की परत को तोड़ देंगे बेड की और नीचे जमीन में अप्लाई करेंगे, तो भेज जो है वो डाइल्यूट कर करके धीरे धीरे हर कक्षा में पेड़ पौधों को यानी बनाना को खाद देता रहेगा। तो इसके लिए अभी आगे की कड़ी में बता रहा हूं, हर 2 पेड़ के बीचों बीच यानी 5 फीट के दायरे में अगर 7 फीट 2 लाइन के बीच का फासला हमने रखा और 5 फीट पे 2 पौधों के बीच का फासला रखा, तो 5 फीट के दायरे में हर 2.5 फीट में हमें ऊपर से 1 से 1.5 इंच के दायरे में हमें डालना है आधा इंच। देखो मैं काफी ध्यान से बोल रहा हूं, आधा इंच पीवीसी पाइप लेनी है। कोई कितने इंच की, आधा इंच, जिसका आपको खर्चा काफी कम रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि 1 एकड़ में हमारे पौधे बैठते हैं 1250 से 1300, 1250 से 1300 पौधों के लिए हमें 2.5 इंच का एक टुकड़ा चाहिए। तो हमारे लिए 1200 पौधे अगर हमारे एकड़ में होते हैं, 1300 पौधे होते हैं, तो अगर पौधे हमने 2-2.25 इंच के अगर हमने बेड रखे, तो इस बेड में हमें हर एक पौधे के लिए एक टुकड़ा अगर पाइप का चाहिए, तो हमारे पास 3000 फीट लंबे आधे इंच के पाइप के टुकड़े चाहिए। ये आधे इंच के पाइप के टुकड़े हमें जैसे बेड बनने की स्थिति में हमें आधे डालने हैं, ऊपरी बेड से कितने हाइट नीचे डालने हैं, 1 से 1.5 इंच नीचे, यानी 1.5 इंच नीचे डालने हैं। ये क्या करेंगे कि अगर बेड के बहाव में पानी की मात्रा ओवर एक्सेस ज्यादा हो गई तो एक बेड से पानी दूसरे बेड में एक्सेस वाटर को ट्रांसपोर्ट करके ले जाएगा। वो पौधा, वो पाइप, वो ज्यादा पानी कम करने में काम आएगा। तो नमी की स्थिति हर वक्त 24 घंटे आपके बेड में बनी रहेगी। इसका आपका खर्चा अगर पाइप के टुकड़ों के साथ हमने नॉन आईएसआई रिसाइकल मटेरियल का पीवीसी पाइप अगर लेते हैं तो हमें आधा इंच की पाइप का 20 फीट का टुकड़ा 82 रुपीज में मिलता है आज के डेट में, नॉन आईएसआई अनब्रांडेड बेड का। तो इसके ऐसे टुकड़े भी अगर 20 फीट के टुकड़े भी 200 अगर टुकड़े लेते हैं तो आपको इसका खर्चा अगर हम गिनते हैं तो आज के स्टेट में 2000, 2500, 3000 के कक्षा में बैठता है। तो हम अगर सारे पाइप के टुकड़े का अगर पूरी तरह से 100% सिस्टमेटिक पाइप के टुकड़ों का लेते हैं तो 7 से 8000 रुपए 1 एकड़ का खर्चा इस सारी चीजों को आता है। लेकिन यह स्थिति बेड सेमी ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम ये अगर हम बनाते हैं तो हमें पानी पिलाने का यानी पानी देने की सिस्टम पूरी इजी हो जाती है, कम मेहनत वाली हो जाती है। आप अगर एक धार को मोटर को चालू करते हैं तो अपने आप एक साथ 50, 60, 70 लाइन में से पानी, आपकी बड़ी मोटर है तो कम से कम 10-15 लाइन में एक साथ पानी को बहाव शुरू कर सकते हैं। इस चीज को
अप्लाई करने से कोई भी लाइन को ज्यादा पानी नहीं होगा, कम पानी नहीं होगा। वराप की कंडीशन में पूरी तरह से 100% सिस्टमेटिक कंडीशन से पानी बहाव बढ़ता रहेगा। अगर अभी एक आखिर की बात मैं बताता हूं, बेड अगर आप पाइप का प्रयोग करना चाहते हैं तो बेड की हाइट बढ़ा के 4 इंच का बेड 6 इंच बनाना है। अगर हम पाइप का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो बेड 4 इंच के ऊपर हाइट में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जितना भी बेड ऊपर रखोगे, जो ट्यूबर है, कंद है, वो बेड में ऊपरी कक्षा में शिफ्ट हो जाता है। बेड जो कंद है, ट्यूबर है, वो ऊपरी कक्षा में जैसे शिफ्ट होता है तो पानी की कक्षा में ऊपर 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 तक चाहिए। अगर बेड ट्यूबर ऊपर गया और पानी नीचे रहा तो फिर न्यूट्रिशन अपटेक जो है वो काफी घट जाता है, क्योंकि बेड ऊपरी कक्षा में जो ट्यूबर जो होता है, कंद जो होता है बनाना का, इस कंद की स्थिति को देखते हैं, कंद की रचना को देखते हैं तो ये मटके जैसा जो कंद है, इसकी निचली हिस्से में जो जड़ें आती है, ये जड़ें पेड़ को खड़ा रखने के लिए यानी रनर रूट्स रहते हैं, जो 9 से 11 फीट दूर जाके पेड़ को बनाना के पेड़ को पौधे को खड़ा रखने का काम करते हैं। और ऊपरी कक्षा में इस मटके जैसे ऊपरी कक्षा जो कंद है, उससे ऊपरी कक्षा में जो जड़ें आती है वो फीडर रूट होते हैं, अनाज लेने वाले रूट होते हैं। और ये रूट में अगर पानी का बहाव नहीं आया तो फिर वो अनाज नहीं ले पाएंगे। इसीलिए अगर आप इस पाइप का इस्तेमाल करना चाहते हैं, करेंगे तो ही हाइट 6 इंच रखो, बेड की हाइट 6 इंच रखो। अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो इसकी हाइट 4 इंच रखो। ये बेड की बेसिक रचना है। इसके ऊपर किसी के सवाल है तो अमित जी आप मुझे पूछ सकते हैं, किसी सभी की ओर से। तो आगे बढ़ते हैं। सर, अभी जो आपने बेड बताया है, ये ज्यादा सैंडी जो सॉइल है उसके लिए 4 इंच का है। हमारे अपने यूपी में कुछ ऐसे भी रीजन्स हैं जी जहां पर सैंड की जो परसेंटेज है वो काफी कम है जी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वहां पर ज्यादा है। हाँ, तो उस रीजन में बेड की क्या साइज और शेप? अच्छा, जहां पे जैसे अमित जी ने काफी अच्छा सवाल उठाया है कि यूपी में भी ऐसे भी कुछ प्रदेश है, क्षेत्र है कि जहां पे जमीन की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है, जहां जमीन पानी ज्यादा अपने पास होल्ड करके रखती है, जिसमें सैंडी की मात्रा कम है और जो चिकन पार्टिकल होते हैं, चिकन पोइटाकन्स बोलते हैं उसको, और मिट्टी के फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो ज्यादा रहते हैं। ऐसी जमीनें जहां भी है वहां वाटर की होल्डिंग ज्यादा होती है, यानी पानी ज्यादा अपने जमीन पार्टिकल जो माटी के जमीन के सॉइल के पार्टिकल जो फाइन होते हैं वो होल्ड करके रखते हैं और जमीन वराप यानी नमी की कंडीशन में कम रहती है। इसके चलते जड़ें चलती नहीं है, जड़ों में काफी अलग अलग टाइप के इन्फेक्शन भी आते हैं और जड़ों में सड़न भी बैठता है और खाना भी यानी न्यूट्रिशन का अपटेक भी रुक जाता है। तो ऐसे स्थिति में, ऐसे जमीनों में, ऐसे प्रदेशों में अपने को क्या हाइट और बेड की स्थिति क्या होनी चाहिए? तो ऐसी जहां पे स्थिति है, बेड की हाइट जो है वो आपको 4 ही इंच रखनी है। 4 इंच से नीचे कोई बेड नहीं होता है, उसमें नमी की स्थिति कभी भी नहीं बनेगी कोई भी स्थिति में। तो इस स्थिति में जहां पे पानी ज्यादा पकड़ता है उसमें क्या करना है? उसमें आपको बेड उठा के ले जाना है 8 इंच पे। जहां पानी नहीं पकड़ता है वहां हाइट कम, जहां पानी ज्यादा पकड़ता है वहां हाइट ज्यादा। यानी ऐसी काली वाली मिट्टी या फाइन पार्टिकल वाली स्थिति अगर जिस प्रदेश में है वहां बेड की हाइट मिनिमम हाइट होनी चाहिए 8 इंच, बेड हाइट वाला होना चाहिए। ऐसी जमीन जो होती है, फाइन पार्टिकल वाली जो सॉइल की स्थिति होती है, वहां पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, यानी पानी एक जगह से दूसरी जगह में बहाने का स्थिति भी ज्यादा होती है, यानी चिपकी स्थिति ज्यादा होती है। ये पानी की बूंद भी आई तो उसको पास किया जाता है जल्दी। इसकी वजह से वो पानी ऊपरी कक्षा तक आराम से बहता है। इसीलिए जो चिपकी जमीन है जहां पानी पकड़ के रखा जाता है वहां बेड की हाइट ज्यादा होनी चाहिए। और कितनी होनी चाहिए? वो मिनिमम हाइट 8 इंच तक होनी चाहिए, बेड 8 इंच ऊंचा होना चाहिए। तो वहां पे वराप यानी नमी की स्थिति पूरे समय तक बनी रहती है और पेड़ पौधा अपनी ग्रोथ आराम से कर लेता है। और कोई सवाल बेड के प्रति? बिना बेड की केले की खेती करना उचित नहीं है।
आप प्रयोग करके थक जाएंगे। फिर काफी समय के बाद, जैसे आप बनाना यानी महाराष्ट्र का जलगांव का एरिया सुनते हैं, उन्होंने 40 साल 45 साल तक देखा कि नहीं बेड क्या जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन पिछले 8-9 साल में ऐसा अभी क्रांतिकारक मूवमेंट आया है कि अभी वहां केला यानी बेड कि 100% लोग बेड पे चले गए हैं। और बेड पे जाने के बाद अभी जो चेंजेस आए, बदलाव आए, कोई बाकी खाद के डोज नहीं चेंज किए, पानी की जो रिसोर्सेज चेंज नहीं किए, खाली बेड पे चले गए, काफी चेंजेस आ गए। और कोई किसी का सवाल है तो बोल सकते हैं बेड के प्रति। जी अमरीश जी, जी बताइए। हम लोग लगाए, उसे बेड ऊंचा हो गया, सुबह से पता नहीं था कितना कितना ऊंचा है? 1 फीट। अच्छा, सेकंड क्रॉप है। अच्छा सेकंड क्रॉप है। अच्छा सेकंड क्रॉप है। ये अभी जहां और ऊपर निकल रहा है तो हमको मिट्टी चढ़ानी पड़ेगी ना तब चुका। देखिए 2 चीजें हैं। बेड की अगर चौड़ाई सही रही, यानी कितनी, टॉप की हाइट चौड़ाई अगर 27 इंच मिनिमम रखी तो बॉटम अपने आप 4 फीट तक चला जाता है, यानी 48 से 50 इंच अपने आप हो जाता है। तो अपने आप बीच 2 बेड के बीच की जो नाली है, धारी है, वो अपने आप छोटी हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि 27 इंच चौड़ाई अगर आपको रखनी है तो निचला हिस्सा कम से कम 40-42 इंच से 48 इंच तक रखना पड़ता है, तब जाके 27 इंच फ्लैट मिलता है ऊपर। तो ये चौड़ाई अगर सही रहती है तो बेड का पौधा पहले दिन रखा। अगर केले की, मैं आपको फिजियोलॉजी की एक बात बताता हूं, आपने ट्यूबर के साथ भी अगर ट्यूबर ऊपरी हिस्से में रख दिया हवा में और आपने उसको खाद पानी देना शुरू कर दिया तो नेचुरली ये ट्यूबर अपने आप जमीन के निचले हिस्से में जाना शुरू करेगा। और इससे उल्टा अगर आपने जो ट्यूबर है, कंद है, गांठ है, या तो फिर उसका प्लांट है, इसको जमीन के निचले हिस्से में लगाया, काफी 1 फीट 1.5 फीट नीचे, और मिट्टी चढ़ाते रहे, जितनी भी मिट्टी चढ़ाते रहोगे तो अपने आप ये जो ट्यूबर है, कंद है, नेचुरली वो ऊपरी हिस्से में चढ़ता जाएगा अपने आप। क्योंकि ये नेचुरली फिजियोलॉजिकली देखा जाए तो ऊपरी 4 इंच के दायरे में ही इससे अनाज लेने की कक्षा मिलती है। वो इसीलिए 4 इंच के दायरे में ऊपर चला जाता है। इसीलिए कितनी भी मिट्टी चढ़ाओगे उसका ट्यूबर अपने आप उसके ऊपर चला जाएगा, और मिट्टी चढ़ाओगे तो ऊपर चढ़ता जाएगा। इसीलिए केले को मिट्टी चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। कब नहीं है? अगर आपने सही ढंग का बेड बना के पौधा लगाया है तो। अगर गलत तरीके से लगाया है तो आपको मिट्टी चढ़ानी ही पड़ती है, क्योंकि वो खुला ही रहता है। आपकी जड़ें डेवलप होने के लिए, जड़ों को अपनी वृद्धि करने के लिए आपने बगल में जमीन ही नहीं रखी तो उसमें गड़बड़ रहेगी ही। इसलिए अगर ट्यूबरिक क्रॉप को आपको समझना है, इसकी फिजियोलॉजी को समझना है, तो ये समझ लीजिए, दिमाग में रख दीजिए, इसको एक दफा अगर ऊपरी हिस्से में रख दिया ना और 4 इंच के नीचे वाले हिस्से में रख दिया तो उसके बाद उसको हार्वेस्टिंग यानी पूरी, जब तक केला खत्म नहीं होता है तब तक इसको कोई खेड़खाड़ की आवश्यकता नहीं होती है। हम गलतियां क्या करते हैं, ये बेड की चौड़ाई को कम रखते हैं। ये बेड की जो चौड़ाई है इसको कम रखते हैं। ये कम रहने से गड़बड़ क्या होती है, जड़ें जब बढ़ती है तो ये जड़ 1 इंच बगल में बढ़ती है तो जो जमीन की ग्रेविटी है वो उसको नीचे खींचती है, तो ये जड़ फिर आधा इंच नीचे जाती है। ये जड़ों की ग्रोथ की स्थिति है। इस स्थिति में अगर बेड छोटा रहा और पिरामिड साइड जैसा रहा, बेड आपका ऐसा होता है, इसमें आप पौधा लगते हो ये ऐसा, तो इसमें क्या होता है, 2 इंच बगल में पौधा जैसे बढ़ता है इसको मिट्टी खत्म हो जाती है। इसकी वजह से आपको वापस मिट्टी चढ़ाने की आवश्यकता रहती है। अगर ये सरफेस इधर से कट के अगर ऐसा रहा तो फिर कभी भी आपको मिट्टी लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि 6 इंच 8 इंच की हाइट और ये 27 इंच से 40 इंच की अगर चौड़ाई बेड की रही तो जड़ों का विकास होते समय ये पौधा ये धीरे धीरे बढ़ते जड़ आपकी बेड की मूल कक्षा, ये ऊपर वाली 27 इंच और नीचे वाला बॉटम ये अगर आप 42 इंच का लेते हैं तो ये 42 इंच लेते धारियों की जिसकी जो हाइट है ये खत्म हो जाती है और जड़ें जो है जमीन के निचले हिस्से में उतर जाती है। तो मिट्टी खत्म ही नहीं होती है, जड़ों को पूरी तरह से मिट्टी मिलती है। इसके लिए
इसको कभी भी एक्सटर्नल वापिस मिट्टी चढ़ाने की, बगल से मिट्टी चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसको सक्सेस करना है तो कैसे करना है, तो इसके लिए बेड की रचना आपको समझनी आवश्यक है। बेड अगर सही ढंग का नहीं है तो ये फिर काफी गड़बड़ है। जी सर। ये 27 इंच तो ये कम से कम 42 इंच ये अगर रहा तो मैं आपको वादा करता हूं कि आपको कभी भी सिंगल एक मिट्टी की मीट यानी 1 मिलीग्राम भी मिट्टी ऊपर से चढ़ाने की आवश्यकता नहीं। अपने आप जड़ों का विस्तार हो जाता है। अपनी अपनी जड़ें, 2 प्रकार की जड़ें, एक जो जड़ें होती है ये लंबी जाने वाली 9 फीट से 11 फीट तक जो दूर जाती है, ये फीट्स को बोलते हैं रनर रूट्स। ये पेड़ को खड़ा रखती है, ये गिरने नहीं देती, कितनी भी हवा चले इसको जमीन से उकटने नहीं देती है। इसको चलने के लिए हाइट अगर अपनी 6-8 इंच है तो 8 इंच ये जमीन में उतरते उतरते इसको 16 इंच बगल में जाने की आवश्यकता है। तो नीचे आपकी अगर 42 इंच का नीचे वाला हिस्सा बेड का चौड़ा है तो अपने आप ये निचले 8 इंच को पार करते करते, हाइट को पार करते करते वो 16 इंच बगल में निकल जाता है। तो ये मिट्टी के ऊपरी कक्षा में यानी हवा के कक्षा में कभी नहीं आता है, जमीन की निचली कक्षा से ही बढ़ता है। इसलिए उसको कभी भी मिट्टी लगाने की आवश्यकता नहीं है। मिट्टी कौन से क्रॉप पर लगाए, एक्सटर्नल बार बार मिट्टी कौन से क्रॉप को चढ़ाने की आवश्यकता होती है, जो क्रॉप नोड बेस कक्षा में आते हैं। नोड की कक्षा, नोड यानी हर कुछ समय लंबाई के बाद इसमें नोड होता है यानी जॉइंट होता है और वहां रूट आइबड़ होते हैं। जैसे गन्ने की हर कांडी के जॉइंट में एक रूट आइबड़ होती है, पूरी सर्कल होती है, रूट की आइबड़ होती है और एक आंख भी होती है। इसीलिए गन्ना हर कांडी में नया जान पैदा करने की कक्षा रखता है यानी ताकत रखता है, या उसकी नेचुरल उसकी स्ट्रेंथ है कि वो हर कांडी के एंड में नया जन्म ले सकता है। इसलिए उसको उधर से मिट्टी लग गई तो वहां जड़ें भी आती है और वहां से उसकी नई जन्म भी हो जाती है। वहां एक आंख है, उसको आंख जर्मिनेट होके वहां से नया गन्ना पैदा होता है। केले में ऐसे कोई भी कक्षा नहीं है, केले में यानी ट्यूबरी क्रॉप के ऐसे कोई रचना नहीं होती है। सिंगल जर्मिनेशन, नया उसको पैदा होना है तो एक आइबड़ से बगल में जाके नया ट्यूबर बनता है और नया ट्यूबर बन के यानी कंद बन के वहां से नई पैदावार होती है, लेकिन वो ऊपरी कक्षा में नहीं होती है। बनाना की ट्यूबर जमीन से अंदर डेवलप होती है और गन्ने की डेवलपमेंट ऊपर होती है। ये समझने की चेष्टा करिए। अंदर होती है इसलिए बेड चाहिए, ऊपर होती है यानी उसको पारा चाहिए यानी मिट्टी चाहिए। सर जी, जो फ्लैट में लगा हुआ है उस पे मिट्टी चढ़ाने की आवश्यकता है क्या? जी, आपका सवाल मैंने लिया है कि फ्लैट पे लगाना है कि नहीं लगाना है, ये इसका भी जवाब मैं देता हूं। और आप अगर लगाया है तो मिट्टी लगानी है कि नहीं लगानी है। कोई भी जड़ का विकास, कोई भी क्रॉप के जड़ का विकास अगर जमीन के अंदर होना आवश्यक है तो उसके लिए जमीन के अंदर जितने नीचे तक हवा की प्रभाव है उतने हवा और पानी का प्रभाव है, इन दोनों का प्रभाव निचले जितने हिस्से में है वहां तक जड़ें नीचे जाती है। और जो फ्लैट जमीन है उसको कभी भी आप निकाल के उसको खोद के देखिए तो ऊपरी 3, 4, 5, 6, देखिए मैंने 6 भी काफी ज्यादा बोल दी है क्योंकि ये टेबल फ्लैट है। इसको कहीं भी जगह से हवा बाहर आने के लिए जगह ही नहीं है क्योंकि ये फ्लैट है। और फ्लैट होने से जमीन के अंदर पानी जाने के रास्ते भी बंद हो जाते हैं। क्यों बंद हो जाते हैं? क्योंकि पानी हवा की कक्षा को भरता है, हवा पानी की कक्षा को भरता है। जमीन में जैसे ही हवा अंदर जाती है तो पानी बाहर आ जाता है और पानी जैसे ही अंदर जाता है तो हवा बाहर आ जाती है। जैसे पानी धीरे धीरे कम होता जाता है हवा उसके अंदर एंटर कर देती है और जैसे ही पानी अंदर एंटर करता है तो हवा बाहर आ जाती है। ये एक दूसरे के पीछे आगे पीछे करने वाले 2 सिद्धांत है। हवा अंदर गई तो पानी बाहर, पानी अंदर गई तो हवा बाहर, और दोनों एक साथ इकट्ठा अंदर है तो नमी की स्थिति, तो ही पेड़ पौधे बढ़ते हैं, तो ही बैक्टीरिया फंगस ये इनकी भी ग्रोथ होती है। और इनकी ग्रोथ, इनकी पेड़ पौधों की ग्रोथ जैसी होती है तभी जाके इन सारी स्थिति, ये सारे पेड़ पौधों की ग्रोथ अपने अपने नेचुरल कंडीशन में होती है। तो ये पानी और हवा एक दूसरे की जगह ले लेते हैं, लेकिन इन दोनों को समान इक्वल जगह जब जमीन में जब मिलती है 50-50% जब मिलती है
तो ही वो स्थिति जो होती है वही स्थिति प्लांट की ग्रोथ की सबसे बेहतर स्थिति मानी जाती है। इसको नमी की स्थिति बोलते हैं, वराब की स्थिति बोलते हैं, वापसा की स्थिति बोलते हैं। इस स्थिति में ही प्लांट अपनी ग्रोथ बनाए रखने में काबिल रहता है या बनाए रख पाता है। फ्लैट सरफेस पे जब लगाते हैं तो फ्लैट सरफेस पे जमीन के अंदर के हिस्से में जो जमीन के अंदर का हिस्सा है सरफेस के अंदर में जब पानी एंटर करता है तो हवा बाहर आती है। लेकिन ये जो पूरे फ्लैट सरफेस है, ये पूरे फ्लैट सरफेस के अंदर ना हवा जा पाती है ना पानी जा पाता है, क्योंकि अगर हवा ही अंदर नहीं जाएगी फ्लैट सरफेस पे तो पानी अंदर नहीं जा पाएगा। तो जैसे इस फ्लैट सरफेस पे आप कोई भी पेड़ पौधा लगाते हैं तो इस फ्लैट सरफेस पे पेड़ पौधे की ग्रोथ के लिए जो भी जड़ें हैं वो ऊपरी सरफेस पे यानी ऊपरी सरफेस कक्षा में ही बढ़ते हैं, पैरेलल कक्षा में ही बढ़ते हैं, निचली कक्षा में नहीं जाते हैं। और फ्लैट सरफेस पे लगे हुए पेड़ पौधे हवा के छोटे झोंके से ही साथ ही साथ छोटे गर्मी के प्रभाव से ही वो यहां से उछड़ के गिरना शुरू हो जाते हैं। क्यों गिरते हैं? क्योंकि वो उनकी जो नेचुरल ग्रोथ है वो जमीन के निचले हिस्से में यानी 10-11 इंच के हिस्से से दूर तक के जो जड़े हैं उसको ग्रोथ नेचुरली नहीं कर पाते हैं। और इसकी वजह से इनकी ग्रोथ में ये जो इसी कक्षा में ऊपरी कक्षा में जो हुई नेचुरल ग्रोथ है इसी कक्षा में काफी बड़े कॉम्प्लेक्स बनते हैं और कॉम्प्लेक्स के साथ कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते हैं, क्योंकि यहां ही हम खाद, पानी, हवा इसका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करते हैं और यहाँ पे बार बार कॉम्प्लिकेटेड स्थिति बनती है। और इस कॉम्प्लेक्स की स्थिति की वजह से यहाँ पे कॉम्प्लेक्स की बनने से कॉम्प्लिकेशंस बनते हैं और कॉम्प्लिकेशन से डिसीज और डिसऑर्डर्स बनने की स्थिति बनती है, टॉक्सिसिटी बनने की स्थिति बनती है। और फ्लैट सरफेस वाली केले काफी बार अनसक्सेस होती है, बार बार अनसक्सेस होती है। इसीलिए मैं सारे किसान भाइयों को मैं आह्वान करता हूं कि फ्लैट सरफेस पे कभी केले की खेती का प्रयोग ना करें, क्योंकि ये ट्यूबरी क्रॉप है। ये क्या है? ट्यूबरी क्रॉप है। इसको फ्लैट पे ना लगाए। 13 इंच जब जड़ें बगल में बढ़ती है तो वो हर 1 इंच में आधा इंच जमीन के निचले हिस्से में जाती है, तो अपने आप बेड़ खत्म होके वो जमीन के निचले हिस्से में ट्रेवल आराम से कर लेती है। तो इसको दूर डेवलप होने के लिए कोई भी बीच में रोकथाम नहीं होती है। अगर हमने बेड़ छोटा रखा तो भी गड़बड़ है। ये निचले हिस्से में जाएगी तो इतने निचले हिस्से में जाएगी कि यहाँ पानी डंप रहेगा, इसका पानी डंप ये जो कक्षा है इसमें दिक्कत होगी। यहाँ वापसा कंडीशन कम रहेगी यानी नमी की कंडीशन कम रहेगी। बेड़ की अगर ज्यादा हाइट होगी तो फिर गड़बड़ होगी कि यहां से बेड़ जो है ये बढ़ते बढ़ते यहां मिट्टी खत्म हो जाएगी और फिर ये हवा में लग जाएगी जड़े, और जड़े जैसे हवा की तरफ बाहर आ जाएगी इसको हवा में कोई भी पेड़ पौधे की जड़ें बढ़ती नहीं है, यहाँ इसको एंड कैप आ जाएगी और एंड कैप आएगी तो इसकी कक्षा इतनी ऊपर रहेगी और फिर हवा के छोटे से झोंके से ये गिरपड़ में जाएगी। साथ ही साथ जो यहाँ आप पानी पिलाओगे, यहां तक जो पानी दोगे यानी फ्लड करोगे, तो इससे अगर हाइट ज्यादा हुई तो दिक्कत क्या होती है? पेड़ इधर रहेगा और जड़ें बढ़ते बढ़ते यहां से बाहर आएगी, यहां मिट्टी खत्म हो गई तो जड़ें बढ़ेगी नहीं। दूसरी चीज, अगर पानी पिलाया, ये बेड़ आपका भर गया और पानी पिलाते हैं तो ये पानी की कक्षा ऊपर से जो न्यूट्रिएंट्स है, इनके न्यूट्रिएंट्स पार्टिकल है, इनको डाइल्यूट कर करके निचले के हिस्से में लाएंगे, जड़ें इधर खत्म हो जाएगी और न्यूट्रिएंट्स इधर के सरफेस लेवल तक नीचे आएंगे और इस कक्षा में स्टोर रहेंगे और इन जड़ें इनको अपनी अपटेक के लिए अपनी जरूरत के हिसाब से उसका अपटेक नहीं कर पाएगी। इसीलिए इसकी हाइट सही मात्रा में सही होना भी आवश्यक है। ज्यादा हो गई तो भी दिक्कत है, कम रही तो भी दिक्कत है। लेकिन बेड़ में ही क्यों सक्सेस है? क्योंकि बेड़ की स्थिति में होता क्या है मैं आपको समझाता हूं। ये जो बेड़ है, यहां हमने पानी पिलाया, पानी भरते भरते हमने इधर पाइप का टुकड़ा लगाया 50 फीट पे, तो पानी जब भरते 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 इधर तक जब आएगा तो पानी अंदर आगे निकल जाएगा। इधर हमने बांध लगाया है तो पानी की इधर रोकथाम होगी, तो पानी शुरुआती स्टेज में ऐसा बहेगा निचले हिस्से में, इसे बहते 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 ये इधर तक ट्रैवल करेगा। जैसे ही दूसरे एरिया का कक्षा का पानी, इसमें हमने पाइप का टुकड़ा लगाया, ये भर गया तो इधर का पानी बहते बहते इधर आ जाएगा। एक साथ हमने काफी
प्लांट को पानी दिया है, तो ये पानी एक दूसरे के अंदर यहाँ जैसे ही एक दूसरे को टच करेंगे तो फिर पानी की प्रभाव मात्रा बढ़ेगी और ये ऊपर की कक्षा में बहनी शुरू हो जाएगी और फिर आपको इधर नमी और पानी ऊपरी कक्षा में चढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये पानी इधर तक बह गया, इधर तक आ गया, इधर प्रेशर बन गया और यहां गया। अभी शुरू की स्टेज में जैसे पानी अंदर जा रहा था तो हवा इसकी तरफ बढ़ना चालू हो गई थी, देखो तो पानी पीछे आगे आ गया तो हवा इसकी तरफ निकलनी शुरू हो गई, ये हवा इधर आनी शुरू हो गई तो रास्ते मिल गए, कर्टन मिल गए। इसको बोलते हैं एयर कर्टन, ये कक्षा को बोलते हैं एयर कर्टन। ये एयर कर्टन है इसलिए पानी अंदर जा रहा है तो हवा को बाहर निकाल रहा है, यहां से अंदर जा रहा है तो यह हवा सामने ही बाहर आ रही है। तो ये जो एयर कर्टन अगर नहीं होते, सरफेस फ्लैट होता तो पानी ऊपर से ही चला जाता, अंदर 4 इंच 3-4 इंच चला जाता, पानी डंप हो जाता, बाहर आने के लिए कोई रास्ते नहीं होते और बहने के लिए भी कोई रास्ते नहीं होते। तो अब थोड़ा दिमाग में जोर लगा के आप समझिए कि अगर ये कक्षा ये ऐसे बढ़ती रही तो आगे पानी इधर प्रेशर डाल रहा है तो अपने आप हवा ऊपर निकलती जा रही, क्योंकि इधर भी पानी आ रहा है तो ये पानी फ्लो करके ऐसे हवा को बाहर निकाल रहा है। पानी अंदर आ गया तो हवा बाहर निकल गई। अगर फ्लैट है तो पानी अंदर भी नहीं जाएगा, 2-3 इंच अंदर जाएगा जहां तक हवा है, और हवा फिर पानी एक दफा अंदर गया तो फिर हवा अंदर नहीं जा पाएगी क्योंकि पानी को बाहर आने के लिए रास्ते ही नहीं है। इसलिए फ्लैट पे नहीं लगाना है। बेड का ये फायदा है कि हवा और पानी। दूसरा, जैसे ही हम क्या करेंगे, पहला 1.5 मंथ, जो पहले 1.5 मंथ की बात है यानी 45 डेज की बात है, 45 डेज की जो पहले दिन की बात है, वो हम क्या करेंगे कि ये इस दूरी से हमने पानी दे दिया इस लाइन में, तो इस लाइन में हम नहीं देंगे। तो क्या होगा कि जो हवा है ये निचले कक्ष से डायरेक्ट सीधा बहेगी और पानी पीछे से आएगा। तो बेड पूरी तरह से बैठने में, लेयर टू लेयर नीचे बैठने में मदद होगी और यहां से हवा की जो कक्षा है वो कम से कम निकल जाएगी और बेड कंप्रेस हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा, ऊपर से बैठ जाएगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जब दोनों तरफ से पानी हम देंगे तो हवा पानी के साथ साथ पानी और हवा की जो कक्षा बनती है, पानी और हवा की कक्षा बनती है, जिसको वाप की कक्षा बनती है, वाप की कक्षा बनती है, वो क्या करती है, जमीन को फुला देती है और जहां तक हमने बांध लगाया है 2 इंच तक, यहां तक वो सप्रेस होगी यानी कंप्रेस होगी और ये ऊपर की मिट्टी क्या होगी, फूल जाएगी। यानी क्यों होगी, क्यों ऐसी हुई? क्योंकि यहां डायरेक्ट पानी नहीं है, हवा और पानी दोनों साथ में है। इसकी वजह से क्या होगा कि यहां पानी और हवा जहां जहां भी इकट्ठा होते हैं वहां कोई भी चीज को फुला लेते हैं, वो इनहांस करते हैं, सब बढ़ा देते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, ये फूल जाएगी और ये फूलने से जड़ों को सपोर्ट नहीं मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे डंपिंग ऑफ होके मर जाएंगे। इसीलिए हमें बेड को बिठाना है, पूरी तरह से कॉम्पैक्ट करना है और जैसे ड्रिप से होता है वैसे करना है। तो इसके लिए क्या करना है, हमारी सिस्टम में हम क्या करेंगे, एक इस स्थिति में अगर पानी देंगे इस लाइन में, तो इस लाइन में हम पानी देंगे पहले 1.5 महीने तक। तो क्या होगा, पानी सीधा भागेगा ऐसे और भाग के जब यहां की कक्षा की दूसरी बेड को टच करेगा, इस कक्षा को इस बेड को टच करेगा ये लाइन में, तो अपने आप ये भरते ये कंप्रेस होते ऐसे सर्कुलेट सिस्टम से ऊपर आ जाएगा। पानी कहां आ जाएगा, ऐसे, और पूरी तरह से पानी और बेड एक ह्यूमनाइज होगा और बेड पूरी तरह से सप्रेस होकर बैठ जाएगा। तो एक भी पेड़ पौधा मरेगा नहीं क्योंकि वहां एक्सेस एयर नहीं रहेगी। अगर ये पानी बाहर आना है तो हवा को बाहर निकालना है, इसलिए बेड एयर कर्टन क्या कर रही है, इसको हवा को बाहर जाने के रास्ते दे रही है। जैसे ही आपका पानी पूरा हो जाता है, देखो इतना लेवल तक पानी पूरी तरह से भर गया और यहां वाराप की कंडीशन आई, हवा पानी की मिक्स कंडीशन आई, इसीलिए यहां जड़े क्या करेगी, अपना विकास करने चालू कर देंगे। पानी, अनाज, जड़े, फंगस, बैक्टीरिया, सब इसकी ग्रोथ इस कक्षा में होनी शुरू हो जाएगी। आपका बेड अगर 6 इंच हाइट में है तो 4 इंच ऊपर में, 3 इंच ऊपर में, अगर ये 2.5 इंच ऊपर, 3 इंच ऊपर, इसमें ये इसका विकास हो जाएगा। अगर यार बेड नहीं है तो ये पानी और हवा इसकी कक्षा आप सक्सेसफुली रन नहीं कर पाओगे। इसका दूसरा सिद्धांत है, जैसे हवा ये अंदर जाती है पानी, तो हवा को ढकेलते बाहर निकालती है। जैसे हवा बाहर निकलती रहती है,
कुछ ही समय के बाद यानी पानी बंद होने के बाद अभी उल्टा प्रवाह चालू हो जाता है। उल्टा कैसे होता है वो मैं दिखाता हूं। जितना भी पानी यहां तक भरा है, पानी अभी यहां से पानी निकल गया, आपने पानी बंद कर दिया, ये जगह खाली हो गई। अभी ये जैसे खाली होती है, यहां में भरा हुआ पानी एयर कर्टन से आराम से यहां बाहर आना शुरू हो जाता है और उल्टी जगह से हवा अंदर आनी चालू कर देती है। देखो कितनी मजेदार सिस्टम है, ये नेचुरल सिस्टम है। अभी क्या हुआ, हवा ने अपना दबाव बना दिया, क्योंकि पूरे इस स्पेस से, एयर स्पेस से पूरी हवा ने, ये सरफेस प्लेन है तो हवा दब के यहां आ गई, सभी जगह की हवा अंदर आ गई बेड पे। अभी पानी था तो ऊपर उछल गई थी, अभी पानी खत्म हो गया यहाँ का तो हवा अंदर आ गई। अभी ये अंदर आती है तो जहां से यहां पानी ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है, तो यहां से हवा अंदर आना मुश्किल है। तो हवा ने क्या कर दिया, ऊपर वाले हिस्से से अपनी इंटर करना चालू कर दिया और पानी को धीरे धीरे दबाना चालू कर दिया। अभी ये सारे हवा का प्रेशर, ये जो इस फ्लो में बना हुआ है, ये फ्लो क्या कर रहा है, यहां से नीचे अंदर एंट्री करने का प्रयास कर रहा है और करते 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 एक्सेस वाटर को यहां से नीचे लाना शुरू कर दिया। जैसे इन एक्सेस वाटर दोनों तरफ से नीचे आने शुरू हो गए, वैसे ही ये जो कक्षा थी पानी भरी हुई, वो नीचे खिसकना शुरू हो गई और नीचे खिसकते खिसकते वो निचले हिस्से में आनी शुरू होगी। यानी यहां तक जो पानी भरा था वो धीरे 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 घटता 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 कैसे आता है, ऐसे घटता है, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ये कोने में पानी का प्रभाव रहेगा और ये कोने में पानी का प्रभाव रहेगा, बाकी सारा वाला नमी की कंडीशन में आ जाएगा। तो जड़ें फिर निचले हिस्से में ग्रो करके यहां से फिर अनाज लेने की कक्षा शुरू कर देंगी। एवरी 72 आवर्स, हर 72 घंटे में ये जड़ें नई पैदा करता है और अपना अनाज लेने के लिए यहां भगाता है। कहां पे, जहां नमी की स्थिति है, और यहां से अनाज लेने की स्थिति बनाए रखता है। इसीलिए बेड के ऊपर लगाना ही सर्वोत्तम है और 100% सक्सेस सिस्टम है। बाकी जो भी चीजें जिन्होंने जैसे जैसे आपको अपने नॉलेज से बताई होगी, एक्सपीरियंस किया होगा, उसके फायदे और नुकसान, ये दोनों चीजों को जितना भी मैंने 18 साल में इस एग्रीकल्चर सेक्टर में बनाना के ऊपर काम कर रहा हूं। मेरे फिलीपींस से मेरी ट्रैवल शुरू हुई है, जो दुनिया के सबसे बड़े एग्रीकल्चर सेक्टर में बनाना की खेती लगाते हैं। मेरे पास 14,200 एकड़ की सबसे छोटी खेती थी। इतने बड़े ब्लॉक में मैंने प्रयोग किए, सब सारे दूर प्रयोग करने के बाद जो चीजें मुझे समझ में आई, वो चीजों को लेके मैं इंडिया आया और फिर वहां से 2008 से 2021, अभी 22 चालू हो गया, वहां तक मैं अभी लगातार 14 साल से इधर एग्रीकल्चर सेक्टर में बनाना में काम कर रहा हूं। तो जितने भी एग्रीकल्चर सेक्टर में मैंने बनाना में काम किया, तो बेड 100% सक्सेस सूत्रों में से एक सूत्र है। इसमें कोई शंका आगे अगर बेड में आपकी है तो मुझे पूछ सकता है। बेड का कोई डायरेक्शन कोई रहता है कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ऐसा कोई डायरेक्शन भी है? नहीं, ये डायरेक्शन जो है ये फील्ड क्रॉप में ठीक है। फील्ड क्रॉप यानी लार्ज डेंसिटी वाले क्रॉप, लार्ज डेंसिटी वाले यानी पैडी है, गेहूं है, आप सरसों लगाते हैं, इनमें ये ठीक है। क्यों है? क्योंकि इनका डायरेक्शन ही फ्लावरिंग के कंडीशन में इनके काम में आता है, पोलिनेशन के कंडीशन में काम आता है। क्योंकि हवा की जो आपकी दिशा है, ये हवा की दिशा जो है ईस्ट वेस्ट या साउथ नॉर्थ, ये जैसे हवा है उस हवा के डायरेक्शन में पोलिनेशन आराम से बनता है। यानी पराग के कण जो है एक फूल से दूसरे फूल पे चले जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए डायरेक्शन जरूरी है। लेकिन केले में कोई पोलिनेशन की स्थिति है नहीं, वो सेल्फ पोलिनेटेड है। और इस पृथ्वी के ऊपर ये प्लैनेट के ये जो प्लैनेट है पृथ्वी, इस ब्रह्मांड में पृथ्वी जो प्लैनेट है, पृथ्वी के जहां होस्ट है, ये सूर्य से इतनी दूर होस्ट है कि उसको कोई लेना देना नहीं है कौन सी दिशा से है। ये ऊपर से जैसे बल लगाया है ना, ऐसे लगी है। पृथ्वी की कक्षा से काफी दूर सूर्य है, सनलाइट है, सनलाइट काफी दूर से आती है। तो आपकी कक्षा पोलिनेशन के लिए या फोटो फिल्मिंग के लिए यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए कोई प्रभाव नहीं डालती है। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि इसका दिशा से कोई लेना देना है। दिशा से किसका लेना देना है? जो भी ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, ये किसके लिए जरूरी है? जो लार्ज डेंसिटी क्रॉप है इसके लिए जरूरी है। मेरा ये सवाल था कि सागर सर, जरा सा नेचुरल मल्चिंग पर और थोड़ा सा इसी समय कंटिन्यूएशन में अगर कुछ प्रकाश डालें तो बेहतर होगा कि नेचुरल मल्चिंग कहाँ तक हो, पौधे से कितनी दूर, नाली में, ये एक्सेट्रा।
जी आप समझ सकते समझ गया हमारा। समझ गया ओके, थैंक यू जी, थैंक यू। मल्चिंग की एक जो आपने एक दो बार अभी सर के और एक आया कि मल्चिंग क्या है। मल्चिंग एक स्थिति है। मल्चिंग एक स्थिति है। स्थिति यानी क्या कि नैसर्गिक दिन में दो स्थितियां आती है। 24 घंटे का एक दिन होता है और इस दिन में दो स्थितियां आती है, एक रात की स्थिति और एक दिन की स्थिति। और एक जो रात की स्थिति आती है, ये रात की स्थिति में पेड़ जो है, आप प्लांट वनस्पति जो है, क्रॉप जो है, वो जमीन से अनाज का अपटेक करती है, यानी जमीन से लेती है, न्यूट्रिशन का अपटेक करती है। और दिन में एक उल्टी स्थिति बनती है, उसमें उसको डाइजेस्ट करती है। ये एक अपोजिट स्थिति बनती है। इस स्थिति को अगर हम, साइंस ने क्या किया, इसको ढूंढा और टेक्नोलॉजी से उसको फुलफिल किया। तो ढूंढा क्या कि जो रात की स्थिति को, अगर दिन और रात की स्थिति को निकाल के हर समय अगर रात की स्थिति को ये अगर हमने बनाया, तो पौधा दिन रात खाद लेता रहेगा, अनाज लेता रहेगा। क्योंकि छाव में, जीरो लाइट में, जीरो लाइट सुनने वाली शब्द है, जीरो लाइट अगर जिस समय जड़ों के अगल बगल में बनती है, तो उस समय में जड़ों के अगल बगल में बैक्टीरिया और फंगस अपनी ग्रोथ बनाए रखते हैं। और बैक्टीरिया और फंगस अपनी ग्रोथ जैसे ही बनाए रखते हैं, अपने आप वो अपनी ग्रोथ के लिए जमीन के अंदर बायोमास को डिकम्पोज करते हैं। और बायोमास को जैसे ही वो डिकम्पोज करते हैं, उनके डिकम्पोजिंग की प्रक्रिया से काफी नेचुरल ऑर्गेनिक एसिड का प्रिजर्वेशन होता है। और ऑर्गेनिक एसिड जैसे ही प्रिजर्व होते हैं, हमारे जमीन के अगल बगल में एक हल्की सी एक ऐसी स्थिति बनती है, उसको बोलते हैं माइक्रो क्लाइमेट कंडीशन, यानी सूक्ष्म वातावरण कक्षा। जिस कक्षा में एसिड का प्रभाव ज्यादा रहता है और उस एसिड के कक्षा के प्रभाव की वजह से जड़ों के ऊपर जो भी लैप्सेट होते हैं, एंजाइम लैप्सेट होते हैं, ये टूट जाते हैं और जड़ें अनाज लेने की कक्षा में अपने स्त्राव को बाहर छोड़ती है। और स्त्राव जैसे बाहर आते हैं, अगल बगल के खेत से, जो जड़ों की कक्षा से अनाज की एसिमिलेशन प्रोसेस शुरू हो जाती है। और एसिमिलेशन प्रोसेस जैसे ही शुरू हो जाती है, प्लांट जमीन से काफी मात्रा में न्यूट्रिशन का अपटेक करना शुरू कर देती है। बाकी वाले जो भी अभी सुना उसको भूल जाओ, क्योंकि वो काफी जाड़े शब्द है, उसको भूल जाओ, अपने काम के नहीं है। सुनना क्या है, जैसे छाव आती है, लाइट, जीरो लाइट सिस्टम आती है, यानी डार्क लाइट आ जाती है, डार्क लाइट यानी डार्क ब्लैक लाइट आ जाती है, तो अपने आप जड़ें अनाज लेना शुरू कर देते हैं। और इसी को साइंस ने ढूंढ के उसको टेक्नोलॉजी से कैसे फुलफिल किया, तो टेक्नोलॉजी में उन्होंने क्या कर दिया कि उसको नेचुरल मल्चिंग या पॉली मल्चिंग से ढाक लिया बेड को। तो ये नेचुरल मल्चिंग करता क्या है और पॉली मल्चिंग कैसे काम करता है। तो पॉली मल्चिंग की निचली जो हिस्सा है वो कार्बन से बनी होती है, यानी काले कलर से बनाई होती है, यानी ग्रे कलर से बनाते हैं। और ऊपर की परत जो है वो सिल्वर या व्हाइट कलर से बनाते हैं। क्यों बनाते हैं कि जो सनलाइट आती है उसको रिफ्लेक्ट करके बाहर भेजा जाए, जमीन तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचना बंद कर दिया जाए। तो जमीन का निचला हिस्सा डार्क लाइट यानी ब्लैक लाइट से बने रहे। और काला जो पेपर है वो क्या समझाता है, जड़ों को क्या समझाता है और बैक्टीरिया और फंगस को क्या समझाता है कि भाई रात है, तू चलता रहे, तू काम अपना बनाए रख। इसीलिए जैसे ही मल्चिंग की स्थिति आती है, दिन और रात बैक्टीरिया और फंगस अपनी ग्रोथ को बनाए रखते हैं। और जड़ें भी क्या करती है, रात है, इसी प्रभाव में दिन रात अपने न्यूट्रिशन का अपटेक बनाए रखती है। तो जैसे ही मल्चिंग की कक्षा आती है, तो इससे फायदा क्या होता है, प्लांट जो है दिन रात अनाज लेता है। और ऊपर से दिन आता है, तो दिन और रात में लिया हुआ सारा खाद प्रोसेस होता है, तो पौधों की ग्रोथ दुगना गति से बढ़नी शुरू हो जाती है। इसीलिए मल्चिंग की कक्षा अगर आपके खेतों में अगर हो गई, कहाँ होनी चाहिए, ये भी गलती को सुधारना है कि नाली में मल्चिंग नहीं करना है, नहीं तो वहां पानी डंप हो जाएगा, वहां से वराब कभी भी नहीं आएगी, नमी की कंडीशन नहीं आएगी, वापस पानी जाना चाहिए। जो भी आपकी मल्चिंग करनी है वो कहाँ पे करनी है, जड़ों की कक्षा में करनी है। जड़ों की कक्षा कहाँ पे है, तो जो भी स्टेम है, स्टेम से 18 इंच बगल दोनों तरफ, यानी 36 इंच का दायरा सर्कल, 18 इंच से बाहर बनाना के जड़ें नहीं होती है।
18 इंच तक के ही जड़ें अनाज लेती है, खाद लेती है, अपटेक करती है। इसीलिए 18 इंच बगल तक ही उसको मल्चिंग की आवश्यकता है। उसके आगे की मल्चिंग ये अपने लिए पॉइजन बनाती है। क्या बनाती है? टॉक्सिसिटी यानी गैस बनाती है। तो ये क्यों गैस बनाती है? वहां भी अगर आपने उसको जमीन को ढक के रखा तो सनलाइट वहां तक पहुंचेगी नहीं और एक्सेस वाटर को बाहर नहीं निकालेगी। तो एक्सेस वाटर अगर नहीं बाहर निकला तो आपके जमीन में नमी की स्थिति कभी भी नहीं बनेगी। तो पानी डंप रहेगा और ज्यादा समय तक कोई भी पानी अगर डंप रहता है तो वहां पे जो भी बायोमास है, बायोमास यानी पेड़ पौधों के हिस्से जमीन के अंदर जो पड़े हुए वेस्ट पार्ट्स है, वो पौधे सड़न से ज्यादा, डिकम्पोज होने से ज्यादा, यानी सड़ना, और उसको सड़न किसी भी चीज को सड़न बोलते हैं। आपका फोटो आता है और आप फोन करके बताते हो कि हमारे खेत में पौधे में सड़न आई है। सड़न आना अच्छी चीज नहीं है, डिकम्पोज होना सही चीज है, लेकिन सड़न आना अच्छी चीज नहीं है। सड़न कब आती है? जब कोई भी खेत में, कोई भी जगह में अच्छी फंगस से ज्यादा हानिकारक फंगस बढ़ती है। हानिकारक फंगस कब बढ़ती है? जब लंबे समय तक कोई भी पेड़ पौधे का हिस्सा पड़ा रहा है और वहां पे पानी भी पड़ा रहा है और उस पानी का निकाल नहीं हुआ है, जमीन से नहीं बाहर निकला है, तो वहां पे सड़न की स्थिति बनती है। और सड़न की स्थिति अपने लिए घातक होती है। तो वहां पे पेट्रोकेमिकल की पैदावार होती है। देखिए वहां पे किसका पैदावार होती है? पेट्रोकेमिकल। जैसे समंदर के निचले हिस्से में ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है, डिकम्पोज नहीं होता है, तो सड़न बनती है। पानी के प्रेशर से कोई भी चीज अपने मूल स्थिति से बदलाव होके नेक्स्ट स्थिति में आती है, तो वो स्थिति होती है पेट्रोकेमिकल स्थिति। और वही स्थिति हमारे खेत में भी बनती है, तो वो पॉइजन है। वहां से जड़ों में हानिकारक टॉक्सिक गैस बनेंगे और सड़न आएगी। इसीलिए खाली बेड के ऊपर ही आपकी मल्चिंग बननी चाहिए, पॉली हो या नेचुरल मल्चिंग हो। खाली बेड के ऊपर, बेड के निचले धारी में यानी लाइन में नहीं बनानी है। क्यों नहीं बनानी है? वहां से पानी बाहर आना और अंदर जाना, ये मुख्य रास्ता वही है। वो रास्ते को रोकना नहीं है, वो रास्ता खुला रखना है। इसलिए मल्चिंग दुगनी फायदे के लिए अच्छा है। करना है तो आप पॉली भी कर सकते हो, नेचुरल भी कर सकते हो। समय कौन सा है? और आगे की बात बताता हूं। जब तक आपके केले की उम्र, आपके केले के पौधे की उम्र जब तक 2.5 महीने से ऊपर नहीं होती है, तब तक मल्चिंग नहीं करनी है। 2.5 महीने से पहले बेड के ऊपर भी मल्चिंग नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि उससे पहले अगर आपने मल्चिंग कर दी तो उसके पेड़ की जड़ों की कक्षा वो कुछ ही इंचों में, 5 इंच, 6 इंच में ही, 9 इंच में ही जड़े हैं, और आपने पूरा बेड अगर ढक लिया तो जड़ों की विकास के लिए जो वराब की कंडीशन चाहिए आगे वाले खेत में, आगे वाले बेड में, वो नहीं बनेगी और जड़ें आगे दूर तक नहीं बढ़ सकती है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है, जब तक आपके केले की उम्र 2.5 महीने तक नहीं होती है, तब तक नेचुरल हो या पॉली हो, ये मल्चिंग की कक्षा को डेवलप नहीं करना है। शिव कुमार जी, क्या हम फ्लड इरिगेशन में भी मल्चिंग का यूज कर सकते हैं? नहीं, मल्चिंग करने के लिए फ्लड इरिगेशन में बेड है ही नहीं, तो मल्चिंग का प्रभाव आप करने जाएंगे तो फिर डंप वाटर की कक्षा बढ़ती रहेगी। क्योंकि नहीं, बेड बना के और मल्चिंग कर सकते हैं क्या? हाँ, बेड बना, फ्लड इरिगेशन ब्लेड के साथ बना के मल्चिंग बनाना ही है 2.5 महीने के बाद। 2.5 महीने के बाद, हाँ 2.5 महीने के बाद, और ड्रिप यूज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना, कोई बात नहीं। बेड आपके पास है तो मल्चिंग आनी चाहिए। बेड नहीं है तो फ्लड हो, ड्रिप हो या कोई भी हो, फ्लड ड्रिप बेड है तो मल्चिंग कर सकते हैं, बेड नहीं है तो मल्चिंग करना मुश्किल है। और जो आपने 2.5 महीने वाली बात बताई, तो क्या ये सभी वेजिटेबल्स या किसी भी के लिए थंब रूल हो गया कि ये 2.5 महीना केला का, इसका किसी और फसल के लिए 1 महीना चलेगा? नहीं 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 नहीं, प्लांट की उम्र के हिसाब से है। जो 12 महीने का पाक है उसके पहले जड़ों के विकास के लिए 1.5 से 2 महीने की आवश्यकता होती है, जो सर्वाइवल रूट्स होते हैं। और जो वेजिटेबल और शॉर्ट टर्म की क्रॉप है, इसके जो जड़े हैं वो 5 से 6 दिन में ही अपना सर्वाइवल रूट डेवलप कर देते हैं। इसके लिए उसको मल्चिंग लगा के ही पौधा लगाना है, क्योंकि जो वेजिटेबल और जो शॉर्ट टर्म की क्रॉप हम लगाते हैं उसके पौधे लगाते हैं और उस पौधे ने अपने ऑलरेडी वो उम्र 1 महीने की नर्सरी में ही पार कर दी होती है। इसलिए उसको डायरेक्ट प्लांटेशन करना है मल्चिंग के ऊपर।
और केले के लिए खाली 2.5 महीने के बाद, तो फायदे होंगे, नुकसान नहीं होगा। सागर सर, बेड प्रिपरेशन से पहले मेरे यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको मैं फेस कर रहा हूँ जी। मेरे खरपतवार बहुत ज्यादा है जी। शुक्ला जी, मंजूर शुक्ला जी, अमित जी से बहुत बात होती रहती है। शुक्ला जी मेरे यहाँ विजिट भी करके गए थे। मतलब आप अंदाज लगाएं कि मैं अभी तक करीब 4.5 लाख रुपए सिर्फ खरपतवार निकालने पे लगा चुका हूं। तो मैं आपको बताता हूं, क्यों जिनसे भी सलाह लेना है आपको, तो वो आदमी सही ढंग से एग्रीकल्चरलिस्ट होना जरूरी है। एग्रीकल्चरलिस्ट होना जरूरी है, क्योंकि साइकोलॉजी से खेती नहीं होती है। अभी जो आपका बेसिक सवाल था, बेसिक सवाल में आपने जो पूछा था कि आपको खरपतवार की काफी गड़बड़ है। खरपतवार ये भी एक क्रॉप है, ये भी एक वनस्पति है। जिन जिन खेतों में एक दबा खरपतवारों ने अपना नेटवर्क बनाया, तो वो अपने ग्रोथ के हिसाब से, सभी किसान भाई ये बात को काफी दिल से सुने, यानी दिमाग से सुने, अपने ग्रोथ के लिए ये क्रॉप यानी खरपतवार, अपने ग्रोथ के लिए उन्होंने जमीन के अंदर जड़ों का जो नेटवर्क बनाया होता है, वो नेटवर्क के जरिए वो अपनी कक्षा में अपने हित हेतु जमीन की माइक्रो क्लाइमेटेशन कंडीशन में, यानी निचले हिस्से में 6 इंच के दायरे में अपना एक नेटवर्क बनाते हैं, और वो नेटवर्क होता है राइजोस्फीयर नेटवर्क, और वो नेटवर्क अपने ग्रोथ के हिसाब से ही होता है। दिमाग में जोर लगा के ये बात सुनो, खेत किसान होना है तो इस चीज को समझना ही है। ये नेटवर्क देखो, ये नेटवर्क जब तक जमीन में बनाए रखे हैं, तो कितने भी खरपतनाशक मारो, कितनी भी कल्टीवेशन करो, वो नेटवर्क अपनी प्रभाव बनाए रखता है। क्योंकि ये नेटवर्क किसका है? ये नेटवर्क फंगस और बैक्टीरिया का है। बनाया किसने? क्रॉप ने बनाया। ये खरपतवार जमीन के अंदर राइजोस्फीयर का ऐसा एक नेटवर्क बनाते हैं, समझने की चेष्टा करिए। ये खरपतवार जमीन के अंदर राइजोस्फीयर का ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो स्ट्रक्चर आपके क्रॉप को बढ़ने नहीं देगा, जो आपने बाहर से इंप्लांट किया है उसके राइजोस्फीयर को बढ़ने नहीं देगा, लेकिन अपने खुद के राइजोस्फीयर को वहां से हटने नहीं देगा। और जब तक ये नहीं हटेगा, तब तक आपके क्रॉप की ग्रोथ भी नहीं होगी, और ये खरपतवार भी आप धीमे होके अपनी जगह छोड़ेंगे नहीं। देवेंद्र कुमार जी, समझ में आ रहा है थोड़ा? अब इसका सर सॉल्यूशन क्या है? हाँ, वो सुनना है, वहां तक जाना है। जमीन के अंदर जो स्पेस है, कोई भी क्रॉप को बढ़ने के लिए 2 स्पेस की आवश्यकता है, एक एरल स्पेस और दूसरी होती है सॉइल स्पेस। अभी जो मैंने समझाया वो है सॉइल स्पेस, यानी जमीन के अंदर जड़ों के विकास और खाद लेने के लिए जो स्पेस मिली थी, वो जमीन के अंदर अगर खरपतवार ने वो स्पेस को एक्वायर करके एक नेटवर्क बनाया, उसके ग्रोथ के हेतु से अगर उसके बैक्टीरिया और फंगस वहां पे बढ़ गए, तो हमने जो बनाना लगाया है, केला लगाया है, इसके ग्रोथ के लिए जो बैक्टीरिया और फंगस चाहिए और राइजोस्फीयर एसोसिएशन बनना चाहिए, वो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि खरपतवार के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए वो अलग है, उसकी क्वांटिटी अलग है, रिक्वायरमेंट अलग है, तो केले के लिए अलग है। तो केला क्या प्रयास करता है? अपना नेटवर्क बनाए, लेकिन खरपतवार का नेटवर्क इतना मजबूत और बड़ा बन चुका है कि वो केले के नेटवर्क को बनने ही नहीं देता है। जिस वक्त में, मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से सुनो, जिस वक्त केले का नेटवर्क अपने कक्षा छोड़ के बढ़ ही जाएगा, यानी 50-60% की कक्षा बढ़ेगा, तो फटाफट जो खरपतवार है उनकी कक्षा धीमे टूट सी जाएगी अपने आप, क्योंकि स्पेस एक ही है। केला बढ़ेगा तो खरपतवार अपने आप धीमा हो जाएगा, और खरपतवार बढ़ेगा तो केले को बढ़ने नहीं देगा। आपने महसूस किया होगा या एक्सपीरियंस किया होगा, जहां पे केले की ग्रोथ अच्छी है, जिस केले के प्लांट की ग्रोथ जहां पे अच्छी है, वहां पे खरपतवार काफी मात्रा में ग्रोथ कम है, और जहां खरपतवार की ग्रोथ अच्छी है वहां केले की ग्रोथ डाउन है। पहले से बना हुआ जो नेटवर्क खरपतवार का है, वो आपने भले कल्टीवेट किया करके बेड़ बनाया है, लेकिन
जमीन के अंदर का उनका नेटवर्क कम समय में बनता है। खरपतवार का नेटवर्क कम समय में क्यों बनता है? क्योंकि उसको शॉर्ट रूट है। क्या है? शॉर्ट रूट है। इसके लिए शॉर्ट रूट होने की वजह से उनका नेटवर्क फटाफट बन जाता है, और केले को शॉर्ट रूट है नहीं। इसकी वजह से उसका नेटवर्क बनने के लिए 47 डेज की आवश्यकता है, और 47 डेज प्लांटेशन के बाद तब तक तो कचरा बन ही जाता है सभी जगह पे। ऐसे जैसे लॉन बन चुका है ऐसे बन जाता है। तो इसीलिए देवेंद्र जी या सभी बाकी किसान भी सुने, ध्यान से सुने। करना क्या है, जिन जिन किसानों के खेत में खरपतवार की दुविधा ज्यादा है वो किसान 5 और 10 केजी की प्लास्टिक की थैली परचेस करें, प्लास्टिक की पहली थैली परचेस करें, और हर 15 दिन में कोतरी यानी थैली, प्लास्टिक की थैली को होल डाल दीजिए, छोटे छोटे होल डालिए, और हर 15 दिन में पैराक्वाट, क्या कौन सी दवाई? पैराक्वाट, आप समझ रहे हैं ना? मैंने मंगा रखा, आपके आज कॉल का इसी का इंतजार कर रहा था, उसके बाद अप्लाई करूंगा। ठीक है, पैराक्वाट ही लेना है, बाकी कोई खरपतनाशक अपने खेत में केले में नहीं इस्तेमाल करना है। और इस पैराक्वाट से हर 15 दिन उसके सिर को ऊपर आने ही नहीं देना है। यानी छोटे छोटे भी दिखते हैं, आधा इंच जितने भी खरपतवार दिखते हैं तो एक बार लगा देना। जैसे आप हर कुछ समय के बाद घर में शेविंग करते हो, बाल को बाहर आने ही नहीं देते, ऐसे ही ये जो पैराक्वाट है ये क्या करता है? सेविंग का काम करता है। ये सिस्टमेटिक खरपतनाशक नहीं है, ये कॉन्टैक्ट खरपतनाशक है। ये क्या करता है? जितना ग्रीन हिस्सा है इसको जलाता है, यानी वहां की पेशियों को डैमेज करता है। तो जमीन में खरपतवार का एसोसिएशन है, लेकिन ऊपर से पत्ती और उसका थर्ड यानी स्टेम जला दिया, इसकी वजह से वो ग्रो नहीं कर पा रहा है। ऊपर नीचे के नीचे ही वो रह रहा है, इसकी वजह से उसकी जड़ें खाना नहीं लेंगी। जैसे ही जड़ों ने खाना लेना बंद कर दिया, उसका बैक्टीरियल और फंगल एसोसिएशन यानी राइजोस्पेस एसोसिएशन टूटना चालू होगा। वो टूटना चालू हो गया तो केला अपने आप ग्रोथ होना चालू होगा, क्योंकि उसको नीचे वाला एसोसिएशन मिलना, नेचुरल स्पेस मिलनी चालू हो जाती है। इसलिए हर 15 दिन ये 5 केजी की जो प्लास्टिक की बैग है इसको पहना दीजिए केले के ऊपर, और एक स्प्रे, रैपिडली स्प्रे पूरे खेत में लगा दीजिए खरपतनाशक का, यानी वो भी कौन सा? पैराक्वाट का। और ऐसे करते करते आपको 2.5 महीने तक ही स्प्रे करते रहना है, समय समय पे जरूरत के हिसाब से। तब तक केले की जो भी ऊपर की ग्रोथ है अपने आप छाव की कक्षा डेवलप कर लेती है और बेड़ छाव में आ जाता है। 2-2.5 महीने तक क्या हो जाता है? बेड़ छाव में आ जाता है। जैसे ही बेड़ छाव में आता है, खरपतनाशक यानी कचरा जो है, यानी खरपतवार जो है, उसकी ग्रोथ अपने आप बंद हो जाती है। क्यों बंद हो जाती है? तब तक केले ने अपना नेटवर्क बढ़ा दिया होता है, तो खरपतवार का जो एसोसिएशन है जमीन का वो टूट जाता है, और लाइट भी उसको नहीं मिलती। तो लाइट ना मिलने की वजह से खरपतवार को ग्रोथ करने के लिए जगह ही नहीं मिलती, इसके बाद वो ग्रोथ नहीं कर पाता। इसीलिए पहले 1.5 महीना, कम से कम 2 महीने ज्यादा से ज्यादा आपको हर 15-20 दिन में एक बार जरूरत के हिसाब से कचरा देख के केले को ढकना है और खरपतनाशक का स्प्रे करते रहना है, और उसमें भी खाली पैराक्वाट का ही इस्तेमाल करना है। अगर ये पैराक्वाट प्लांट के बॉडी को लग भी गया तो कोई नुकसान नहीं होता है, जहां जितना लग गया उतना ही जलता है, बाकी कोई नुकसान है नहीं, होता नहीं है। हाँ सर, ये जो पैराक्वाट का स्प्रे करना है, ये हम लोग प्लांटेशन के कितने दिन के बाद शुरू कर सकते हैं? प्लांटेशन के पहले दिन से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई आशंका नहीं, शंका नहीं। उससे कोई टॉक्सिसिटी नहीं बढ़ती है, एसिडिटी नहीं बढ़ती है। आपके खेत में अगर काफी कचरा है, या लगाने के बाद पहले दिन तो कचरा नहीं आता है, 10-12 दिन के बाद ही कचरा भरना शुरू हो जाती है। तो 10-12 दिन के बाद पहला स्प्रे चालू करो, आखिर तक केला और पैराक्वाट इसका इस्तेमाल जारी रखो, क्योंकि खर्चा कम में केला पकाना है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कोई साइंटिस्ट आपको बोलता है तो मेरे सामने खड़ा करो, मैं उसको प्रूव करके दिखाता हूं उनको कि इसकी टॉक्सिसिटी, एसिडिटी हमने ऑलरेडी चेक कर दी है। एयर टॉक्सिसिटी, सॉइल टॉक्सिसिटी, वाटर टॉक्सिसिटी, ये सारी ऑलरेडी परिमापन हो चुके हैं, तो आपको उसमें अभी दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। खड़े केले में भी आप पैराक्वाट का इस्तेमाल कर सकते हो। एक भी मजदूर, एक भी खेड़काड़ के लिए ट्रैक्टर या खेड़काड़ के लिए बैल वहां लेके नहीं जाना है। आखिर तक आपको खाली सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक ट्रीटमेंट और उसके साथ पैराक्वाट, इसका इस्तेमाल करके जमीन भी स्पोरल कर सकते हो और खेड़काड़ का काम पैराक्वाट से ले सकते हो। हाँ, तो सर मोथा के लिए एक दवाई आती है, ये जो हेलोसल्फ्यूरॉन मिथाइल होता है, ठीक है, समझ गया।
तो इसको क्या हम लोग प्लांटेशन से पहले इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? बताइए, मैं बताता हूं आपको। जो प्री कल्टीवेशन में इस्तेमाल किए जाने वाले जो वीडीसाइड या हर्बिसाइड होते हैं, इसमें वीडीसाइड ही ज्यादा होते हैं। इसको इस्तेमाल करने से वो क्या करते हैं कि पानी की कक्षा से ऊपरी 2 इंच के कक्षा में डाइल्यूट होके वहां की जो सीड है उसको डैमेज करने का काम करते हैं, उसकी जर्मिनेशन को खत्म करते हैं। ऐसे काफी कीटनाशक आते हैं, लेकिन उससे माइक्रो क्लाइमेट कंडीशन की कक्षा भी डैमेज होती है। तो हमें कोई केले के लिए, स्पेशली केले के लिए सिलेक्टिव और नॉन सिलेक्टिव दोनों को ही इस्तेमाल नहीं करना है। केले के लिए खाली कॉन्टैक्ट वीडीसाइड का इस्तेमाल करना है, वो है पैराक्वाट। हमें डरने की आवश्यकता ही नहीं है। हमने आपको, मैं गारंटी के साथ पेपर पे लिख के देता हूं कि हम पिछले 18 साल में थक चुके हैं। ये इस्तेमाल करो, वो इस्तेमाल करो। इससे हमने काफी ट्रायल एरर के बाद पैराक्वाट को स्टेटल किया है। आप पैराक्वाट के इस्तेमाल से काफी संतुष्ट हो जाएंगे। कोई भी मोता हो, मोती हो या कोई भी तन हो, उसको भूल जाओ। हर एक वीडीसाइड कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड से जल जाता है और हमें मारना किसी को भी नहीं है। खाली ऊपर के हिस्से को, मैंने आपको बार बार बोला है अमित जी कि हमें सेविंग करनी है। ज्ञान तो किताबों से गाइड करता है, लेकिन ज्ञान किताबों में नहीं है, किताबों से निकल के खेती है। और पूरे इस खुले हवा के नीचे जो हम अध्ययन करें वही खेती है। तो इन चीजों को सामने रखते हुए आपकी जो भी अध्ययन 2-2.5 घंटे का आपका समय हमारे साथ 2.5-3 घंटे का समय आपने जो दिया, उसके लिए मैं पोलन परिवार की ओर से और अमित जी का काफी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आज का सेशन यहाँ पे रोकने का आज मैं आपकी विदाई लेता हूं। धन्यवाद सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप बहुत बहुत धन्यवाद सर। पोलन एग्रो मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड संशोधन, गुणवत्ता, सेवा के साथ हमारा लक्ष्य समृद्ध भारत।